Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for social science. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास, सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। आप मैग्नेट ब्रेन्स को फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप यहां पर मिस ना करें। आज मैं क्लास 8th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक नया सेशन यहां पर लेकर आया हूं, और ये जो नया सेशन होगा ये किससे रिलेटेड है? ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है ना। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का मतलब क्या हुआ कि एक वीडियो में उस पर्टिकुलर चैप्टर में जो भी चीजें आपको यहां पर बताई गई हैं, आपकी बुक में यहां पर अवेलेबल है, उन सब का कंप्लीट एनालिसिस अच्छी तरीके से आपको प्रोवाइड करना, ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का जो है वो यहां पर क्या है, ये एम होता है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक ज्योग्राफी का सेक्शन जो है वो यहां पर कवर करा दिया है। तो अब यहां पर क्या होगा कि हमारा जो अगला सेशन यहां पर होगा ये चैप्टर नंबर 6 है ना। चैप्टर नंबर 6 का मतलब यहां पर क्या हुआ, इसका टाइटल यहां पर दिया हुआ ह्यूमन रिसोर्स, और ये ज्योग्राफी का पार्ट है। तो अब यहां पर क्या है कि जब आप इस सेशन को देखो तो मैं यहां पर ये चाहता हूं कि आप लोग ना अपनी जो ज्योग्राफी की बुक है उसको ओपन कर लो। ओपन करने के बाद चैप्टर नंबर 6 जो है उसको भी ओपन कर लो। उससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि जो भी चीजें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं और किस किस तरीके से चीजें यहाँ पर गिवन है, ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो, है ना। तो इसीलिए आप क्या करिएगा, बुक को ओपन कर लेना और फिर मैं जो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूं वो बताते ही चलूंगा, ठीक है। तो इसका टाइटल यहां पर क्या है, ये है ह्यूमन रिसोर्सेस। देखो इंसान क्या है कि इंसान एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। रिसोर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो रिसोर्स क्या होता है भाई? रिसोर्स वो सारी की सारी चीजें होती हैं जो क्या करते हैं कि हमारे लिए यूजफुल है ना। जैसे आपकी प्रिपरेशन के दौरान मैग्नेट ब्रेन्स क्या है, वो आपके लिए एक रिसोर्स है ना। रिसोर्स क्यों है? क्योंकि आप उसकी मदद से अपना कोई काम जो है वो यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, आप अपनी पढ़ाई जो है वो यहाँ पर कंप्लीट करते हो। खाने के लिए कोई चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हो, पीने के लिए कोई चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, पानी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है कि वो सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो क्या है, वो एक रिसोर्स हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे किसी काम आती हैं। इसी तरीके से पेट्रोल डीजल की बात कर ले, वो भी रिसोर्स हैं। वो सारी की सारी चीज़ें जो हमारे किसी ना किसी रूप में काम आती हैं वो यहाँ पर क्या कहलाती है, रिसोर्स कहलाती हैं। तो क्या मनुष्य जो है वो एक रिसोर्स नहीं है क्या? है ना। मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ तो ये क्या है, ये आप ये कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स है ना। मतलब मैं मैग्नेट ब्रेन्स के लिए यहाँ पर ये क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पर हूँ ना, क्योंकि ये पूरे के पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसीलिए क्या होता है कि मनुष्य जो है वो आप कह सकते हैं कि किसी भी देश की इकोनॉमी, किसी भी पर्टिकुलर घर के लिए जो है आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक रिसोर्स की तरह यहाँ पर काम करता है। और इसीलिए क्या होता है कि इस चीज़ को भी हमें समझना जो है ये बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमन रिसोर्सेज यहाँ पर क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, कैसे कैसे चीज़ों का यहाँ पर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, वो चीज़ें मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए तो इंट्रोडक्शन से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी लोग अगर आपको देखने को मिलते हैं वो यहाँ पर क्या है कि किसी भी देश के जो नेशन है ना, आप ये कह लीजिए उसके ग्रेटेस्ट जो रिसोर्स होते हैं वो यहाँ पर कौन होते हैं, वो यहाँ पर मनुष्य होते हैं, है ना, लोग होते हैं। इसका कारण यहाँ पर क्या है कि आप किसी भी तरीके की एक्टिविटीज़ यहाँ पर देख लीजिए, है ना। जैसे मैं यहाँ पर आपको क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपके जो फादर हैं उनके ऑफिस में कुछ लोग यहाँ पर काम करते होंगे, अलग अलग तरीके के लोग किसी ना किसी तरीके की जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है उसमें इन्वॉल्व देखने को मिलते हैं। और उसी बेसिस पे हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये ग्रेटेस्ट रिसोर्स के रूप में जो है वो यहाँ पर क्या होता है कि लोगों को जो है वो यहाँ पर देखा जाता है। नेचर्स बाउंटी बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि नेचर्स का बाउंटी मतलब आपकी क्या है कि भाई नेचर ने हमको अलग अलग तरीके की जो चीजें हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करी हैं, है ना, लॉटरी लग गई है। तो अगर हमें क्या है कि अगर कोई चीज अवेलेबल है, हमको ये पता ही नहीं होगा कि ये किस तरीके से यहाँ पर यूजफुल हो सकती है, तो उसका कोई मतलब होगा क्या? लोगों को पता नहीं होता अगर कि मान लीजिए कि भाई ये रॉक है, रॉक में आपको अलग अलग तरीके के मिनरल्स यहाँ पर मिलेंगे, तो फिर कोई बेनिफिट होगा क्या? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर क्या होता है कि लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया, है ना, लोगों ने जो है उसके लिए अलग अलग तरीके की जो मेथड्स हैं वो यहाँ पर देखी कि भाई कौन सी मेथड्स का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो काफी सारी चीजें जो है वो आपको देखने को मिली, और इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि नेचर की जो बाउंटी है, जो लॉटरी हमको यहाँ पर मिली है ना, काफी सारी चीजें जो हमको यहाँ पर देखने को मिली है, वो यहाँ पर क्या होता है कि तभी सिग्निफिकेंट आपको देखने को मिलेगा जब लोग क्या समझेंगे कि ये किस तरीके से यहाँ पर यूजफुल है। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि इसका हम किस तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। जैसे मतलब एक एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ, जैसे कुछ लोग यहाँ पर आपको बैग करते हुए दिखाई देते हैं, बेगर, है ना। तो उनके पास क्या होता है कि एक यहाँ पर जो है वो
पतीला होता है ना, या आप ये कह सकते हैं कि एक बर्तन होता है, जिसको यहाँ पर क्या है कि वो लोग क्या करेंगे, इसमें अलग अलग तरीके से जो पैसे वगैरह है वो यहाँ पर मांगते हैं, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज। अब अगर मान लीजिए कि किसी इंसान को ये पता नहीं होगा कि भाई यहाँ पर क्या होता है कि सिल्वर क्या होता है, चांदी क्या होता है ना। अगर मान लीजिए कि कोई बेगर है, उसको आपने यहाँ पर क्या किया कि एक चांदी का जो है वो बर्तन दे दिया, है ना, कि ये लो भाई तुम्हें हमने गिफ्ट दिया, तुम ये बेगिंग मत किया करो, मैं तुम्हें ये चांदी का जो है वो बर्तन यहाँ पर दे रहा हूँ। अगर उसको ये पता ही नहीं होगा कि ये कितना प्रीशियस चीज़ जो है वो आपको मिला है, तो वो क्या करेगा कि जो चांदी का बर्तन है ना, वो यहाँ पर क्या करेगा, उसमें भी जो है वो बेगिंग ही करेगा, है ना। तो जो यहाँ पर उसको पैसे वगैरह देंगे, उसको भी ये लगेगा कि यार मतलब चांदी का बर्तन लेकर यहाँ पर क्या कर रहा है कि बेगिंग कर रहा है ना। तो इसीलिए क्या होता है, चीज़ों को पता होना जरूरी है कि भाई इसका किस तरीके से हम यहाँ पर यूटिलाइजेशन जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। इट इज पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज दैट टर्न देम इनटू द रिसोर्सेज। मतलब आप ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज अगर यहाँ पर क्या है कि वो अवेलेबल है, तो वो अवेलेबल है तो उसकी डिमांड है वो यहाँ पर कैसे होगा, आप ये कह सकते हैं कि लोगों की डिमांड होगी कि भाई हमें इस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि हमारे पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि हम क्या कर सकें कि जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं उनको रिसोर्सेज के रूप में हम यहाँ पर यूज़ कर पाएँ। अगर हमारे पास क्या है कि डिमांड नहीं है, देखो क्या होता है कि कोई भी इन्वेंशंस अगर होती हैं तो उनके लिए यहाँ पर क्या है कि कुछ आपको नीड देखने को मिलेगा, है ना। जब तक वो नीड यहाँ पर नहीं होगी तब तक आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हम चीज़ों की डिमांड जो है ना उसको जब तक जनरेट नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि इस चीज़ का हम सॉल्यूशन यहाँ पर क्या दे सकते हैं। और अगर हमारे पास टेक्निक नहीं है, एबिलिटीज़ नहीं है कि कैसे उन चीज़ों को हम रिसोर्सेज में यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, तब तो बड़ी मुश्किल यहाँ पर हो जाएगी, है ना। हमको ये भी पता होना चाहिए कि कैसे हम काम करेंगे। हैंस ह्यूमन रिसोर्स इज द अल्टीमेट रिसोर्स। और इसी वजह से क्या है कि जो भी आपको रिसोर्सेज देखने को मिल रहे हैं, खाने के लिए चीज़ें मिल रही हैं, तो इंसान ने क्या किया है कि उसको यहाँ पर खाने लायक बनाया है ना, उसका प्रोडक्शन यहाँ पर किया है। कोई चीज़ अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी भी जो है वो इंसानों का दिमाग था। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो यहाँ पर क्या है कि वो एक अल्टीमेट रिसोर्स आपको देखने को मिलता है। हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हर इंसान जो है वो यहाँ पर कितना रिसोर्सफुल है वो यहाँ पर डिपेंड करेगा, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि भाई मैं पढ़ने में बहुत तेज हूँ, बहुत होशियार हूँ, है ना, लेकिन मैं क्या है कि मैं हेल्दी नहीं रहता हूँ। मैंने एक कंपनी यहाँ पर ज्वाइन करी और मैं यहाँ पर क्या है कि 30 में से 20 दिन जो है वो छुट्टी ले लेता हूँ, है ना। तो इसका मतलब ये है कि मैं उस कंपनी के लिए जो रिसोर्स की तरह यहाँ पर काम कर सकता हूँ वो बहुत कम कर पा रहा हूँ। फिर उसके बाद कई लोग होते हैं जो एजुकेटेड नहीं होते हैं, है ना। कई लोगों का मानना यहाँ पर ये होता है कि भाई कम उम्र से ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, पैसे कमाने लगेंगे, तो जब तक हमारा जीवन रहेगा हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पैसे ही कमाते रहेंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि वो पढ़ाई करना छोड़ देते हैं, है ना। आपने कई सारे ऐसे लोगों को आसपास अपने देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं कि भाई 10th पढ़ ली, 11th पढ़ ली, उसके बाद क्या करो, पढ़ाई छोड़ दो, है ना। क्या करेंगे, अब 10th 11th कर लिया, बहुत कर लिया, ठीक है। इंजीनियरिंग करने वाले जो है उनको कौन सा जॉब मिल जा रहा है, ठीक है। उनका परसेप्शन जो है वो इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है ना, कि लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इतना है कि उनको कौन सी जॉब यहाँ पर मिल जाती है ना। तो लोग क्या कर रहे हैं कि पढ़ाई करना कम कर दे रहे हैं। लेकिन आप ये समझिए कि आप पैसा कमाना तो कम स्टेज में जो है वो स्टार्ट कर दोगे, लेकिन आपकी जो इनकम रहेगी ना वो कभी इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि आप कहीं पर भी जाओगे तो वो आपसे ये पूछेंगे कि भाई आपने पढ़ाई कितनी करी है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि एजुकेटेड जो लोग होते हैं ना वो एक डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट करेंगे। और एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर मोटिवेटेड होते हैं, है ना। कुछ लोगों का मतलब यहाँ पर ये होता है कि यार ये आधा गिलास खाली क्यों है, और कुछ लोग यहाँ पर क्या है कि वो इस तरीके से उस गिलास को देखते हैं कि चलो ठीक है, कम से कम आधा भरा हुआ है, अब हमें केवल आधा ही भरना है यहाँ पर, है ना। तो मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। इंसान के अगर यहाँ पर मोटिवेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि वो जीवन में कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। और इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि हेल्दी, एजुकेटेड और मोटिवेटेड जो लोग होते हैं वो यहाँ पर क्या है कि एक रिसोर्स हैं। हर इंसान जो है वो रिसोर्स नहीं बन सकता, है ना। कई लोग यहाँ पर क्या है कि लाइबिलिटी बन जाएंगे। लाइबिलिटी यहाँ पर क्या होता है, लाइबिलिटी का मतलब ये है कि बस ठीक है अब इसको भगा नहीं सकते यार, है ना, जॉब में रख लिया है तो अब इसको रखना है, लेकिन उससे कंपनी को कोई बेनिफिट यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा दिन तक आप यहाँ पर नहीं होने वाले हो, ठीक है। तो इसलिए एसेट बनना है, लाइबिलिटी नहीं बनना है ना। लाइबिलिटी अगर बन गया तो फिर जीवन समाप्त है, जीवन में प्रोग्रेस आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो हेल्दी, एजुकेटेड और मोटिवेटेड लोग होते हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से रिसोर्सेज जो हैं उनको जनरेट करते हैं, डेवलप करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे बाकी के रिसोर्सेज हैं, है ना, कहीं पर सूरज पहुंच रहा है, कहीं पर सूरज नहीं पहुंच रहा है, कहीं पर पेट्रोलियम है, कहीं पर नहीं है, कहीं पर खाने पीने की चीज़ें बड़ी मात्रा में अवेलेबल हैं, कहीं पर आपको कम मात्रा में अवेलेबल देखने को मिलेंगी। तो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल नहीं है। तो अब हमको एक बात यहाँ पर ये समझनी है कि इसी तरीके से जो ह्यूमन रिसोर्स होता है उसका भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ना। मतलब कहीं पर ज़्यादा लोग होंगे,
कहीं पर कम लोग होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि ह्यूमन रिसोर्सेज भी जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन पूरी दुनिया में बराबर तरीके से आपको देखने को नहीं मिलेगा। दे डिफर इन देयर एजुकेशन लेवल, एज एंड सेक्स। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर 10 तक पढ़े, कुछ लोग 12 तक पढ़े, कुछ लोग ग्रेजुएट हैं, कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कुछ लोग यहाँ पर डॉक्टरेट हैं, अलग अलग तरीके की उन्होंने पढ़ाई करी है ना। कहीं पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 15 साल से ऊपर लोगों की एज ज़्यादा है, कहीं पर आपको 30 प्लस वाले ज़्यादा देखने को मिलेंगे, कहीं पर आपको 60 प्लस वाले ज़्यादा देखने को मिलेंगे, है ना। कहीं पर आपको मेल देखने को मिलेंगे, फीमेल देखने को मिलेंगे, या दूसरे जो भी यहाँ पर जेंडर्स होते हैं वो लोग आपको देखने को मिलते हैं। तो सिंपल सी बात यहाँ पर हमको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या होता है कि जो भी पॉपुलेशन है, जो भी ह्यूमन रिसोर्स हैं, वो अलग अलग तरीके से अपने एजुकेशन लेवल पर, अपने एज पर, अपने सेक्स पर आपको अलग अलग जगह पर चीजें अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगी। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि कहीं पर पॉपुलेशन जो है उनके नंबर्स आपको ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, कहीं पर कम देखने को मिल सकते हैं, और जो भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में आप यही देख सकते हैं, जो एजुकेशन लेवल, एज, सेक्स वगैरह हो गया, ये यहाँ पर क्या होगा, ये सब चीजें भी जो है वो आपको चेंज होती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, तो वो चीजें आपको यहाँ पर समझ में आएगी। जैसे आपने देखा होगा आपकी कॉलोनी में किस एज ग्रुप के ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, और दूसरी जगह पर अगर आप देखेंगे दूसरी कॉलोनी में तो दूसरे एज ग्रुप के लोग ज्यादा रहते हैं। आप कंट्री के हिसाब से भी देख सकते हो, कॉन्टिनेंट के हिसाब से भी देख सकते हो। तो हर जगह पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कहीं पर कोई लोग ज्यादा होंगे, कहीं पर कोई लोग कम होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ये डू यू नो फैक्ट है ना, आपकी बुक में लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, पेज नंबर 1 पर ही, 1 मतलब इस चैप्टर का 1, ठीक है। तो उसमें देखो लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब भारत में यहाँ पर क्या है कि जो भारत सरकार है ना, उसमें एक मिनिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि ये चीज जो है ना अब नहीं है ना। जब आप ये सेशन देख रहे हो तब यहाँ पर क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है ये आपको देखने को नहीं मिलेगी, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि हमने क्या कर दिया कि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो यहाँ पर क्रिएट कर दी है ना। मतलब आज के टाइम पीरियड पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो यहाँ पर बना दी गई है। जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो आपको देखने को नहीं मिलती है। तो एचआरडी जो मिनिस्ट्री है ना, इसको क्रिएट कब किया गया था, 1985। ठीक है, 1985 में यहाँ पर क्या है, इसको क्रिएट किया गया था। और इसका बेसिक एम यहाँ पर ये था कि हम लोगों की जो स्किल्स है ना, इसको यहाँ पर क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। स्किल्स का मतलब ये होता है जैसे मेरे पढ़ाने की स्किल्स है ना, आपके गेम खेलने की स्किल्स, या फिर आप ये कह सकते हैं कि और भी अलग अलग तरीके की होती है ना, किसी की चेस खेलने की स्किल, किसी के क्रिकेट खेलने की स्किल, किसी की पढ़ने की स्किल्स, किसी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की स्किल्स, है ना। तो वो स्किल्स होती हैं। तो स्किल्स को यहाँ पर क्या करना है, इंप्रूव करना है। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो बनाया गया था। दिस जस्ट शोज हाउ इंपॉर्टेंट पीपल आर एज अ रिसोर्स फॉर द कंट्री। मतलब यहाँ पर क्या है कि जब इस तरीके की मिनिस्ट्री को ही हम यहाँ पर 1985 में डेवलप कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कंट्री को यहाँ पर ये समझ में आ गया कि वहाँ के जो लोग हैं उनको स्किल्स प्रोवाइड करना क्यों जरूरी है। अगर वो यहाँ पर क्या है कि हम उनको रिसोर्स नहीं बना पाएंगे तो फिर प्रॉब्लम यहाँ पर होगी, है ना। इसलिए सरकार ने भी यहाँ पर क्या किया था कि मिनिस्ट्री ऑफ जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है इसको यहाँ पर डेवलप किया था, ताकि लोगों को हम यहाँ पर क्या कर सके कि अलग अलग तरीके की जो स्किल्स है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके। फिर एक स्कीम भी आपको देखने को मिलेगी, इसका नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री KVY, है ना, कौशल विकास योजना। इसको कब स्टार्ट किया गया था, 2015 में स्टार्ट किया गया था। और इसमें यहाँ पर ये बोला गया था कि जो यूथ हैं, है ना, उनको 2016 से लेकर 2020 तक ऐसे करीब यहाँ पर कितने लोग होंगे, 1 करोड़ लोग, है ना, 1 करोड़ जो लोग हैं उनको हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि स्किल्स जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। आज के टाइम पीरियड पर लोग पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर जो जॉब में यहाँ पर रिक्वायर्ड स्किल्स की जरूरत होती है वो यहाँ पर होती ही नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि उनका स्किल डेवलपमेंट यहाँ पर किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यही है कि टू इनकरेज एप्टीट्यूड टुवर्ड्स एम्प्लॉयबल स्किल्स बाय गिविंग क्वालिटी ट्रेनिंग टू प्रोबेबल एंड एग्जिस्टिंग वेज अर्नर्स। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि उनको थोड़ा स्किल्स वगैरह यहाँ पर मिल जाएगी, तो आज के टाइम पीरियड पर जो जॉब्स वगैरह में रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं उनको आप यहाँ पर फुलफिल कर पाओगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात जो है वो आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में स्टार्ट हुआ था और 1985 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो बनाया गया। और उसके बाद अभी के टाइम पीरियड पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। और उसके जो मिनिस्टर है उनका नाम क्या है, उनका नाम है श्री धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, ये जब मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। मैंने आपको ये बता दिया कि जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ना, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में अगर हम देखेंगे
द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अब आपसे क्या बोलेंगे कि भाई जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, या पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको यहां पर क्या करो, थोड़ा डिफाइन कर दो भाई, क्या होता है ये, है ना। इसको आप यहां पर क्या करो, इसको जो है वो पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको डिफाइन कर दो, है ना। तो सिंपल सी बात यहां पर ये है कि लोग यहां पर क्या है कि किस तरीके से अर्थ सरफेस में आपको स्प्रेड यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं कि पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब किस एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन है, किस एरिया में कम है, किस एरिया में बिल्कुल भी नहीं है, तो वो यहां पर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न होता है। मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 30% ऑफ द लैंड सरफेस। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे ये पूरा का पूरा यहाँ पर क्या है, ये मैंने एक लैंड सरफेस बनाया, अब यहाँ पर क्या है कि ये मैंने कर दिया ऐसा, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, अगर आप देखोगे, जैसे थोड़ा और इसको अच्छा बनाते हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, पॉपुलेशन जो है 30%, जैसे ये देखो, ये है यहाँ पर, ये अगर आप देखेंगे तो ये लैंड है ना, और लैंड यहाँ पर कितना है, ये है आपका 70%, ठीक है, ये 70% लैंड एरिया जो है वो इस वाले ग्राफ में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे लैंड का जो परसेंटेज है वो यहाँ पर 30% है, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है, ये 70% लैंड एरिया है और ये 30% लैंड एरिया है, ठीक है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर देखें तो दूसरे पॉइंट में अगर आप देखोगे तो इसमें एक चीज आपको ये समझ में आएगा कि अगर हम पॉपुलेशन के बारे में बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस जगह पर अगर आप पॉपुलेशन देखोगे तो 90% जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर रहती है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन केवल कितनी है, वो 10% है ना। सिंपल समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि भाई पूरा का पूरा जो आपको एरिया देखने को मिल रहा है ना, मतलब कम एरिया में आपको ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिल रही है। क्यों, समुद्र में थोड़ा ना रहेंगे, समुद्र भी तो है बहुत सारा, फिर उसके बाद स्नो वाले एरिया है, डेजर्ट भी आपको देखने को मिलते हैं, तो वहां पर ऐसे एरिया में क्या है कि पॉपुलेशन कम है। तो सिंपल सी बात है कि 90% जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो 30% एरिया में रहता है। 90% वर्ल्ड का पॉपुलेशन, 30% जो लैंड एरिया वहां पर रहेगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन, है ना, मतलब कुछ भी, है ना, जैसे वो आपने सुना होगा ना, एक मीम में आता है, मतलब कुछ भी, तो बस वही वाली बात यहाँ पर हो रही है ना, कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई पूरा का पूरा जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर क्या है कि वो बिल्कुल अनइवन है, मतलब कुछ सोच समझ के यहाँ पर कोई जो चीजें हैं वो यहाँ पर नहीं करी गई हैं। सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड एंड सम आर स्पार्सली पॉपुलेटेड, है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि कई एरिया तो ऐसे हैं जहां पर बहुत भीड़ है, जैसे इस एरिया में देखेंगे तो बहुत भीड़ है ना, जगह नहीं है, लोग ही लोग दिख रहे हैं, है ना, सर ही सर दिख रहे हैं। लेकिन कई जगह ऐसे होते हैं जहां पर क्या होता है कि कोई लोग दिख जाते हैं तो हम उनको देखकर ही खुश हो जाते हैं, अरे तुम दिख गए, हमें हमारा जीवन सफल हो गया। तो इसलिए क्या समझना है आपको कि कई जगह पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, कई जगह पर पॉपुलेशन कम होती है। द क्राउडेड एरियाज आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, देखिए अगर आप लोग यहाँ पर क्या है कि वर्ल्ड मैप देखोगे, है ना, तो वर्ल्ड मैप पे चीजें आपको अवेलेबल है, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो अब यहाँ पर क्या है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। साउथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, साउथ में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, जैसे अगर आप देखोगे तो ये हो गया अफगानिस्तान, है ना, फिर ये हो गया आपका पाकिस्तान, फिर ये हो गया आपका नेपाल, फिर ये हो गया आपका भूटान, फिर ये हो गया आपका इंडिया, फिर ये हो गया आपका मालदीव्स, ठीक है, मालदीव्स भी आपको देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद ये हो गया आपका श्रीलंका, ये हो गया आपका बांग्लादेश, है ना। ये सारी कंट्रीज किस में है, ये साउथ एशिया में है। साउथ ईस्ट एशिया के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जैसे थाईलैंड हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, वियतनाम हो गया, फिर कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, ठीक है, ये सारी जो कंट्रीज हैं ये साउथ ईस्ट एशिया है। तो ये आपको ना थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम यहाँ पर मैप पे साउथ या साउथ ईस्ट एशिया वगैरह बोलते हैं तो कौन सी कंट्रीज की बात हो रही है। फिर यूरोप आपको समझ में आना ही चाहिए कि यूरोप में जो है वो पॉपुलेशन ज्यादा है, और फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट मतलब कनाडा और यूएसए वगैरह वाला जो पार्ट है, वहां पर आपको बहुत पॉपुलेशन जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्राउडेड एरियाज में साउथ, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, और यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो नॉर्थ अमेरिका का है वहां पर है। वेरी फ्यू पीपल लिविंग इन हाई लैटिट्यूड एरियाज। हाई लैटिट्यूड्स का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हाई लैटिट्यूड्स मतलब जैसे ये मान लीजिए कि ये आपका अर्थ है, अब यहाँ पर ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री वाली जो लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेटर, है ना। और यहाँ पर क्या है कि ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हम 90 डिग्री, है ना, ये हो गया आपका 90 डिग्री नॉर्थ, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 90 डिग्री साउथ। अब अगर मान लीजिए कि कोई लाइन यहाँ पर है ना, इन जगह पर है, इक्वेटर के पास है, तो ये जो पर्टिकुलर एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लो लैटिट्यूड, है ना, क्योंकि ये जो लाइन ऐसे लेटी हुई है इनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, तो ये क्या है, लो लैटिट्यूड।
जैसे जैसे अगर आप ऊपर बढ़ते जाओगे इसका मतलब है कि हाई लैटिट्यूड जो है वो यहाँ पर होता जा रहा है ना। 0 डिग्री से ऊपर जाओगे तब भी, नॉर्थ पोल की तरफ भी, नीचे की तरफ आओगे तब भी, तो उसको क्या बोलेंगे, हाई लैटिट्यूड। हाई लैटिट्यूड का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर ठंडी जो है वो पड़ती जाएगी, और ठंड झेलना जो है वो बच्चों की बात नहीं है ना। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे जैसे लैटिट्यूड यहाँ पर बढ़ता है लोग यहाँ पर कम होते हुए आपको दिखाई देंगे। ट्रॉपिकल डेजर्ट, हाई माउंटेन्स एंड एरियाज ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हाई लैटिट्यूड्स यहाँ पर एरिया होते हैं, उसके बाद ट्रॉपिकल डेजर्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल डेजर्ट मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो डेजर्ट एरिया है, ट्रॉपिकल डेजर्ट का मतलब ये आपका यहाँ पर क्या है, ये देखने को मिला। अब यहाँ पर ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। आपको सभी को पता है ना ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, क्लास 6-7 में पढ़ के आया हो सब कुछ। 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पर ये जो लाइन है ये क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23.5 डिग्री साउथ। तो इनके बीच वाला जो एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। ट्रॉपिकल एरिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि सनरेज डायरेक्टली फॉल करती है, बहुत गर्मी होती है। तो ऐसे जो डेजर्ट एरिया होते हैं वहां पर कोई नहीं रहता। माउंटेन वगैरह जहां पर हाई माउंटेन है वहां पर कोई नहीं रहेगा, है ना। फिर उसके बाद एरियाज ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, है ना। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि इक्वेटर के पास, अभी क्या होता है कि जैसे इक्वेटर पे देखोगे आप ना, जैसे ब्राजील वगैरह, आपने अमेजोन फॉरेस्ट के बारे में सुना होगा। तो यहाँ पर क्या है कि इक्वेटर के पास क्या होता है कि टेम्परेचर ज्यादा, है ना, क्यों, क्योंकि सनरेज डायरेक्टली फॉल करेंगी। टेम्परेचर ज्यादा तो इवेपोरेशन ज्यादा, है ना। टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो जो पानी रहेगा उसका इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो मॉइस्चर कंटेंट जो एयर में होता है वो ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा, रेनफॉल ज्यादा होगा। रेनफॉल अगर ज्यादा होगा तो वेजिटेशन यहाँ पर ज्यादा होगा, है ना, मतलब जो वेजिटेशन होता है वो आपको देखने को मिलेगा। और अगर वेजिटेशन यहाँ पर ज्यादा है तो वाइल्ड लाइफ ज्यादा होगी, है ना, मतलब जंगलों में क्या होंगे भाई, शेर होंगे, है ना, खतरनाक जीव जंतु होंगे, है ना, जो आपको काट लेंगे तो फिर क्या होगा कि आप खत्म हो जाओगे, समझ गए। तो इसीलिए क्या होता है कि जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट वाले एरियाज होते हैं वहां पर भी बहुत कम लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं रहते हैं, जैसे बहुत सारी अलग अलग तरीके की ट्राइब्स वगैरह जो है वो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये वो एरियाज हैं जहां पर कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है। मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, अब ये यहाँ पर एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। अगर आप देखेंगे तो ये आपका इक्वेटर है ना। अब ये क्या है, ये नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर हो गया, ये आपका साउथ ऑफ द इक्वेटर हो गया। तो नॉर्थ में यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है, और यहां पर पॉपुलेशन क्या है, यहां पर पॉपुलेशन आपको कम देखने को मिलेगा। ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए, है ना, कि लोग यहां पर क्या करते हैं कि नॉर्थ ऑफ इक्वेटर जो है उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, और यहां नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ कम है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हम लोग भी नॉर्थ हेमिस्फीयर में हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल लिव इन द 2 कॉन्टिनेंट, एशिया एंड अफ्रीका। मतलब अगर हम यहाँ पर ये देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि 1 पॉपुलेशन है, ठीक है, एक ऐसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 3/4 पॉपुलेशन, और यहाँ पर ये 1/4 पॉपुलेशन। तो 3/4 जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो केवल 2 कॉन्टिनेंट में है, एशिया में है और अफ्रीका में है, ठीक है। जैसे मान लो 4 पॉपुलेशन है टोटल दुनिया की, उनमें से 3 लोग तो इधर ही रहते हैं, एशिया और अफ्रीका में, और बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो बाकी के कॉन्टिनेंट्स में आपको रहते हुए दिखाई देंगे। मतलब एशिया और अफ्रीका, यहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो आपको रहती हुई देखने को मिलती है। 60% ऑफ वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है ना, मतलब दुनिया भर की जो भी पॉपुलेशन आप देखोगे उनमें से यहां पर क्या है कि 10 कंट्रीज में ही 60% दुनिया की पॉपुलेशन रहती है ना। मतलब कंट्रीज तो कितनी है, 190 प्लस, लेकिन यहां पर क्या है कि केवल 60% जो यहां पर जनता है वो 10 कंट्रीज में रह लेती है ना। जैसे टोटल पॉपुलेशन दुनिया की कितनी, टोटल पॉपुलेशन है 100, एग्जाम्पल बता रहा हूं, उसमें से 60 लोग जो है वो 10 कंट्रीज में रहते हैं, और बाकी के 40 लोग जो बची हुई 190 कंट्रीज है वहां पर रहते हैं, समझ रहे हो आप। तो इसीलिए क्या है कि कुछ कंट्रीज के ऊपर पॉपुलेशन का ज्यादा प्रेशर यहां पर है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये सारी की सारी जो 10 कंट्रीज है ना, इनमें अगर आप देखोगे तो 100 मिलियन लोग यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। 100 मिलियन का मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है। 1 मिलियन का मतलब कितना होता है, ये यहां पर होता है 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख अगर आप लिखोगे, ठीक है, और 100 है तो 2 0 और लगा दो, ठीक है। मतलब इतनी पॉपुलेशन आपको यहां पर करीब जो है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। मतलब 1 मिलियन मतलब कितना हो गया, 10 लाख, और 100 मिलियन मतलब यहां पर क्या हो गया, आप ये देख सकते हैं कि 100 मिलियन का मतलब ये है, ठीक है, ठीक है। एक बार काउंट कर लेते हैं,
10 मतलब गड़बड़ कर दिया गया, मैंने एक जीरो कम लगा दिया, ठीक है, देख लीजिएगा आप, ठीक है, ठीक है, 1 मिलियन में ये हो गया और फिर 2 जीरो और लगाने। तो इतनी पॉपुलेशन जो है वो कम से कम क्या है कि इन कंट्रीज में आपको देखने को मिल ही रही है, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये एक फोटो दी गई है आपकी बुक में और इसका टाइटल है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स के बेसिस पे जो है ये दुनिया की पॉपुलेशन है। तो यहां पर क्या है, ऑफ एवरी 100 पीपल इन द वर्ल्ड, अगर दुनिया के 100 लोगों को हम यहां पर कंसीडर कर लें, है ना, 100 लोगों को अगर हम यहां पर दुनिया के कंसीडर करते हैं, तो यहां पर क्या है कि जो येलो वाले आपको देखने को मिल रहे हैं ज्यादा लोग हैं, तो येलो वाले जो है वो एशिया में रहते हैं, ठीक है। ये जो रेड वाले आपको देखने को मिलेंगे ये यूरोप में आपको देखने को मिलेंगे, रेड वाले, है ना। फिर उसके बाद जो ये थोड़ा ब्लू टाइप या पर्पल टाइप में जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये कहां पर है, ये अफ्रीका में है। और उसके बाद ये जो आपको थोड़ा ये स्काई ब्लू टाइप का कलर जो है, इसमें देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका में रहते हैं, है ना, सेंट्रल और साउथ अमेरिका। फिर ये जो आगे खड़े हुए लोग हैं ये आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेंगे, है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि उसके बाद ये हैं, ठीक है, जो ग्रीन में है ये कहाँ रहते हैं, ओशियाना कॉन्टिनेंट में रहते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह वाली जो कंट्रीज है ना वो आपको देखने को मिल रही हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर हम 100 लोगों को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि एशिया में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, है ना, उसके बाद यूरोप में रहते हैं, उसके बाद अफ्रीका में, उसके बाद सेंट्रल और साउथ अमेरिका में, उसके बाद नॉर्दर्न अमेरिका में, और इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन का थोड़ा सा यहाँ पर बताया गया है, कहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है वो आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर क्या है कि ये वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज, दुनिया की जो सबसे पॉपुलस कंट्रीज हैं उनमें अगर आप देखोगे तो ये कंट्रीज हैं, है ना। और यहाँ पर क्या है कि दुनिया की 60% जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर रहती है, जिसमें पहले नंबर पर है चाइना। बहुत जल्दी जो है वो भारत चाइना को पीछे छोड़कर नंबर 1 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन सेकंड नंबर पर कौन है, इंडिया। थर्ड नंबर पर आपको यूएसए देखने को मिलेगा। चौथे नंबर पर एक और एशियन कंट्री इंडोनेशिया, फिर एक साउथ अमेरिकन कंट्री है ब्राजील, फिर एक और एशियन कंट्री पाकिस्तान, फिर एक और एशियन कंट्री बांग्लादेश, फिर यहाँ पर नाइजीरिया, फिर रशियन फेडरेशन, फिर एक और एशियन कंट्री जापान। तो आपको यहाँ पर एक बात ये समझ में आ रहा है कि अगर हम एशियन कंट्री देखेंगे तो पहले और दूसरे नंबर पर एशियन कंट्री है, फिर चौथे नंबर पर एशियन कंट्री है ना, फिर 6 नंबर पर, 7th नंबर पर और 10th नंबर पर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि 2 कंट्री तो ये हो गई, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, टॉप 10 में जो है वो 6 कंट्रीज तो एशिया की हैं। और इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि भाई देश में क्या है, पूरी दुनिया में 60% जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर आपको इन्हीं 10 कंट्रीज में देखने को मिलती है। और आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन इन मिलियन, है ना, यहाँ पर तो क्या है कि क्लोज टू 1400 मिलियन, है ना, लगभग 1200 मिलियन तो हमारे यहाँ पर ही है। 121 करोड़ तो 2011 का सेंसस ही यहाँ पर कह रहा है, जनगणना, है ना, उसके बेसिस पे। तो ये कंट्रीज हैं, इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए। शुरू की 5 कंट्रीज का तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन 2nd नंबर पर, 3rd नंबर, 4th और 5th पे कहाँ पे है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है। अब हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व, ठीक है। जनसंख्या घनत्व का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे मान लो कि मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया। अब यहाँ पर क्या है कि सर्कल जब मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि भाई ये मान लेता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, ये इसका सेंटर हो गया। और इसकी जो रेडियस है वो यहाँ पर क्या है, रेडियस जो है वो सब इक्वल पॉइंट ही होंगे ना। तो रेडियस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, ये है आपका 1 किलोमीटर, ठीक है। सब जगह पर जो रेडियस है वो कितनी है, वो 1 किलोमीटर है। तो अब यहाँ पर क्या है कि पर किलोमीटर एरिया, है ना, पर किलोमीटर का मतलब सिंपली क्या हुआ कि जैसे मैं इस पॉइंट पर खड़ा हूं तो हर डायरेक्शन में 1 किलोमीटर का अगर मैं एरिया यहां पर कंसीडर करता हूं तो पर किलोमीटर स्क्वायर में कितनी पॉपुलेशन यहां पर रहती है। क्या बोला मैंने, पर किलोमीटर स्क्वायर में कितनी पॉपुलेशन यहां पर रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन या पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो यहां पर कहा जाता है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, ये डेफिनेशन आएगी, है ना। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ये नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ की जो सरफेस है ना, वो किसी भी कंट्री में हो सकती है। तो पर यूनिट एरिया में कितनी पॉपुलेशन यहाँ पर रह रही है, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितनी पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी के नाम से यहाँ पर जानते हैं। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ये पॉपुलेशन डेंसिटी होती है ना, ये किसमें एक्सप्रेस की जाती है, जैसे यूनिट होती है ना हर चीज की। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जब हम यहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं तो याद रखिएगा इसका जो एक्सप्रेस करने का तरीका होता है ये होता है पर स्क्वायर किलोमीटर, है ना। पर स्क्वायर किलोमीटर का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि 1 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसमें कितनी पॉपुलेशन यहाँ पर रह रही है, उस टर्म को हम यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी के नाम से जानते हैं।
अगर आप देखेंगे तो पूरी जो एवरेज डेंसिटी है पूरी दुनिया की, अगर हम बात करेंगे, जैसे पूरी दुनिया का कुछ एरिया होगा, तो अगर हम पूरी दुनिया का एवरेज देखते हैं तो कहीं पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, कहीं पर पॉपुलेशन कम होगी, है ना। लेकिन जब हम एवरेज की बात करते हैं तो सबको कंसीडर करके चलते हैं। तो याद रखिएगा जो एवरेज डेंसिटी है पॉपुलेशन की पूरी दुनिया की, वो यहाँ पर कितनी है, वो है 51% पर स्क्वायर किलोमीटर, है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, याद रखिएगा। एमसीक्यू जो है वो यहाँ से डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इसी के रिस्पेक्ट में अगर आप ये पॉइंट देखेंगे कि भारत में जो यहाँ पर एवरेज डेंसिटी पॉपुलेशन की है वो यहाँ पर कितनी है, वो है 382% पर स्क्वायर किलोमीटर, है ना। मतलब दुनिया की यहाँ पर 51 है ना, लेकिन अगर आप भारत की देखेंगे तो वो 382% पर स्क्वायर किलोमीटर जो है, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वहां पर 382 लोग आपको देखने को मिलेंगे। इसका रीजन क्या है, क्योंकि एरिया तो है ज्यादा, वो तो ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन भी हमारे देश में बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि ये नंबर जो है वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा दुनिया का 51 है और भारत का आपको 382% पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब अगर आप एशिया में देखेंगे तो एशिया में क्या है कि भाई एशिया की पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा है ना। तो एशिया का कौन सा रीजन है जहां पर अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो याद रखिएगा साउथ सेंट्रल जो एशिया है ना, साउथ सेंट्रल एशिया, वहां पर आपको डेंसिटी जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या है कि जो फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, फिर उसके बाद ईस्ट एशिया देखने को मिलेगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है कि साउथ ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया में जैसे ये जापान वगैरह हो गया, चाइना वगैरह हो गया, और साउथ ईस्ट एशिया में कंट्रीज बता दी, और साउथ सेंट्रल एशिया वगैरह में जो हमारे जो एरियाज आपको देखने को मिलेंगे, हम लोग साउथ एशिया का पार्ट है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी आपको मैक्सिमम देखने को मिलता है। तो ये सारी कुछ एडिशनल यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वन लाइनर या एमसीक्यू फॉर्मेट पे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट अगर आपके मन में होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मैं अपने वीडियोस के जो भी यहाँ पर पर्सनली कमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर पढ़ता हूँ। अगर कोई भी यहाँ पर मुझे रीजनेबल क्वेश्चंस यहाँ पर लगेंगे तो मैं डेफिनेटली उसका आंसर आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। चलिए, अब अगला चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी यहाँ पर ये पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कहीं पर पॉपुलेशन कम हो रही है, कहीं पर पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, तो कुछ तो फैक्टर्स होंगे ना। मतलब ऐसी सर अपने मन से थोड़ा ना होगा कि वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिल रही है, यहाँ पर पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम देखने को मिल रहा है, तो कुछ तो फैक्टर यहाँ पर होंगे। तो वो फैक्टर्स अब जो है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और इसमें यहाँ पर क्या है कि जो पहला फैक्टर आपको देखने को मिलेगा ये यहाँ पर क्या है, ये ज्योग्राफिकल फैक्टर है, ठीक है। पहला जो फैक्टर है वो यहाँ पर क्या है, ये ज्योग्राफिकल फैक्टर है, मतलब कि कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। मतलब और भी दूसरे फैक्टर होते हैं, लेकिन पहला जो फैक्टर है ज्योग्राफिकल फैक्टर है। अब ज्योग्राफिकल फैक्टर के तहत हम यहाँ पर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला जैसे पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है टोपोग्राफी, है ना। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है, टोपोग्राफी। तो पीपल ऑलवेज प्रिफर टू लिव ऑन प्लेन्स रेदर देन माउंटेन एंड प्लेटूज बिकॉज दीज एरियाज आर सुटेबल फॉर फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज। क्या होता है कि अब जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये सोचते हैं कि पहाड़ों में रहेंगे, है ना, बर्फ दिखेगी, वो हमारा जो है वो ड्रीम रहता है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन इंसान को अगर अपना जीवन यहाँ पर सही तरीके से आगे बढ़ाना है तो अगर आप देखेंगे ना तो जो प्लेन्स पर लोग रहते हैं ना वहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, है ना। जैसे आपको क्या करना है कि फार्मिंग भी करना है, मैन्युफैक्चरिंग भी करना है, जो सर्विस एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, बैंक वगैरह, ये सब जो चीज़ें भी इस्टेब्लिश करनी होती हैं, वो सब चीज़ें क्या होता है कि प्लेन्स में करना बहुत आसान होता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो कई सारे हिली रीजन्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पर ट्रेन्स वगैरह भी अवेलेबल नहीं है ना। तो ये क्यों नहीं है, क्योंकि वो हिली एरियाज हैं और वहाँ पर क्या है कि चीज़ों को डेवलप करना बहुत मुश्किल काम यहाँ पर हो जाता है। और इसीलिए आप यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि लोग ये प्रिफर करते हैं कि हम माउंटेन्स और प्लेटूज में ना रहें, हम लोग यहाँ पर क्या करें, हम लोग जो है वो यहाँ पर प्लेन्स में रहें, है ना। ये लोगों का प्रेफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। द गंगा प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब जहाँ पर गंगा रिवर बहती है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार वगैरह, ये सब जो रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पर क्या है कि वो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब वहां पर बहुत पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। हमारे देश में कौन सा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, उत्तर प्रदेश। तो और वहां पर अगर आप गंगा वाला रीजन देखेंगे तो वहां पर तो बहुत पॉपुलेशन है। वाइल माउंटेन्स लाइक एंडीज, ठीक है, आल्प्स और हिमालय, ठीक है। जैसे अगर आप एंडीज माउंटेन देखोगे तो ये कहां पर है भाई, एंडीज माउंटेन आपको देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका में, ठीक है, ये साउथ अमेरिका की माउंटेन है ना। आल्प्स जो माउंटेन आपको देखने को मिलेगा ये कहां पर है, ये यूरोप में है। और हिमालयस वगैरह जो है ये लोग क्या हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन जो है वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, मतलब दूर दूर पॉपुलेशन है ना। मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो ज़्यादा नहीं है।
और इससे ये बात यहाँ पर प्रूव होती है कि लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लोग टोपोग्राफी के ऊपर ध्यान देते हैं कि भाई वो माउंटेन है, प्लेटू है या प्लेन है, और उसके बेसिस पे यहाँ पर क्या होता है कि पूरी की पूरी चीजें जो है वो आपको देखने को मिल रही है, मतलब टोपोग्राफी के ऊपर बेस्ड आपको चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं कि लोग प्लेन्स पे रहना पसंद यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो ज्योग्राफिकल फैक्टर हम देखेंगे, दूसरा ज्योग्राफिकल फैक्टर है क्लाइमेट। क्लाइमेट और वेदर में जो है आपको डिफरेंस पता होगा। वेदर बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि तुरंत का डिटेल, जैसे अभी मैं अगर आपसे पूछूंगा तो आप किसकी बात करोगे कि भाई आपके यहाँ पर वेदर कैसा है, तो वेदर जो है वो थोड़े से टाइम पर होता है। क्लाइमेट में आप ये कह सकते हैं कि 20 से 30 साल का जो पूरा का पूरा वेदर कंडीशंस होता है उनको ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं कि क्लाइमेट डिसाइड करते हैं कि किसी भी एरिया का जो क्लाइमेट है वो यहाँ पर कैसा है। ठीक है, तो क्लाइमेट क्या है कि पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड लाइक सहारा डेजर्ट, पोलर रीजन्स ऑफ रशिया, कनाडा एंड अंटार्कटिका। मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर बहुत गर्मी पड़ेगी तब भी लोग वहां पर नहीं रहेंगे, बहुत ठंडी पड़ेगी तब भी लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि वो हम लोग जो है वो थोड़ा मतलब सपने देखते हैं ना कि ठंडे रहेंगे, दिन भर जो है वो जैकेट पहने रहेंगे, कान ढके रहेंगे, आग सेकते रहेंगे और अलग अलग तरीके से करेंगे, लेकिन वो सब क्या है कि वो टेम्परेरी बेसिस पे होता है। जो लोग वहां पर रह रहे हैं, परमानेंटली आपको रहते हुए दिखाई देंगे, उनसे पूछो कि ठंडी क्या होती है ना। और वो लोग जो ठंडे वाले लोग हैं उनको गर्मी में रहना है, उनसे पूछो कि सहारा डेजर्ट में जो लोग रह रहे हैं वहां पर कैसे रह रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं कि जो एक्सट्रीम यहाँ पर क्लाइमेट होता है ना उसको यहाँ पर अवॉइड करते हैं। एक्सट्रीम क्लाइमेट को अवॉइड करना मतलब जहां पर बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत ठंडी पड़ती है, वहां पर ना रहें। जैसे सहारा डेजर्ट पे कोई नहीं रहता। रशिया की जो पोलर रीजन्स हैं है ना, रशिया में जबरदस्त ठंडी पड़ती है भाई। रशिया, कनाडा, अंटार्कटिका, यहां पर बहुत पॉपुलेशन जो है वो आपको कम देखने को मिलती है। ठीक है, अगला जो फैक्टर है वो है सॉइल। सॉइल को भी ध्यान में रखकर लोग अपनी जो भी यहाँ पर पोजीशन है वो डिसाइड करते हैं। पोजीशन डिसाइड मतलब यहाँ पर ये हुआ कि कहां पर रहना है, कहां पर नहीं रहना है। तो जैसे अगर आप सॉइल को देखोगे तो फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, है ना। अब जैसे यहाँ पर क्या है कि सॉइल की फर्टिलिटी होगी, अच्छी क्वालिटी की सॉइल यहाँ पर होगी तो एग्रीकल्चर अच्छी तरीके से हो पाएगा, और एग्रीकल्चर अच्छी तरीके से हो पाएगा तो खाने पीने के लिए चीजें मिलेंगी, है ना। साथ ही साथ अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो मार्केट में उन चीजों को बेचोगे जिससे भी आपको बेनिफिट यहाँ पर होगा, है ना। तो अलग अलग तरीके के बेनिफिट आपको समझ में आ रहे हैं अगर सॉइल की फर्टिलिटी ज्यादा होती है तो। जैसे फर्टाइल प्लेन हो गए, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, है ना, मतलब गंगा का जो यहाँ पर आपको प्लेन देखने को मिलेगा, ब्रह्मपुत्र, यहाँ पर क्या है कि फर्टाइल प्लेन्स हैं, एग्रीकल्चर धूमधाम बढ़िया तरीके से होती है। फिर यहाँ पर क्या है कि ये ह्वांगवे है ना, चेंगजियांग जो चाइना में है, ये दोनों आपको ना रिवर्स देखने को मिलेंगे, ह्वांगवे और चेंगजियांग, ये आपको चाइना में देखने को मिलती है। वहां पर भी लोग यहाँ पर रहते हैं। एंड द नाइल एंड इजिप्ट आर डेंसली पॉपुलेटेड। ठीक है, मतलब नाइल और जो नाइल रिवर है, ठीक है, जिसको हम नील रिवर भी हिंदी में कहते हैं, तो इजिप्ट में है, इजिप्ट की राजधानी कायरो है, तो ये अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जहां पर रिवर्स वगैरह देखने को मिलते हैं ना, रिवर्स अपने साथ डिपॉजिट्स लेकर आते हैं, है ना, मतलब सैंड, सिल्ट वगैरह। तो यहाँ पर क्या है कि वो डेल्टा वगैरह बन जाता है, वो तो आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जहां जहां से वो रिवर गुजरेगी ना, वो क्या करेंगे कि वो जो अपने साथ यहाँ पर सेडिमेंट्स लेकर आए ना, उनको डिपॉजिट करते हुए चलेंगे, जिससे क्या होता है कि वो बांगर और खादर आपने पढ़ा होगा, है ना, दो अलग अलग तरीके की जो आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। बांगर मतलब यहाँ पर क्या है कि जो पुरानी हो गई है ना, जिनकी फर्टिलिटी कम हो गई है। खादर मतलब जो नई है, जिनकी फर्टिलिटी ज्यादा है। तो उससे क्या होता है कि एग्रीकल्चर अच्छी तरीके से हो पाता है। तो ह्वांगवे, चेंगजियांग चाइना में हो गया, नाइल जो है इजिप्ट में हो गया, इंडिया में ब्रह्मपुत्र और गंगा वाली जो प्लेन्स है वहां पर अगर आप देखेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी ज्यादा होती है और इस वजह से ज्यादा लोग वहां पर आपको स्टेब्लिश होते हुए दिखाई देते हैं, मतलब उनकी पॉपुलेशन वहां पर ज्यादा है। तो अभी तक हमने यहाँ पर क्या किया कि पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में मैंने जो ज्योग्राफिकल फैक्टर है उसमें मैंने आपको टोपोग्राफी बता दिया, क्लाइमेट बता दिया और सॉइल बता दिया। अब अगली बात करेंगे वाटर, है ना, पानी भी तो बहुत जरूरी है। पीपल प्रिफर टू लिव इन द एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज इजिली अवेलेबल, है ना। द रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड व्हाइल डेजर्ट हैव स्पार्सली, जो स्पार्स यहाँ पर पॉपुलेटेड है वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि स्पेयर पॉपुलेशन या स्पार्स पॉपुलेशन जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करना भाई, यहाँ पर ना थोड़ा इसमें जो है वो चेंज कर लेना। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर ना एक चीज आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर इस चीज को जो है ठीक है, ये देख लेना, हैव स्पार्स पॉपुलेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, आप ये कह सकते हैं कि सिंपल सी बात यहाँ पर ये हो गई कि जो रिवर वैलीज हैं, है ना, मतलब जहाँ पर पानी इजीली अवेलेबल होता है वहाँ लोग रहते हैं। तो जहाँ पर नदियाँ वगैरह होती हैं वहाँ पर ज़्यादा लोग आपको देखने को मिलते हैं, और जो डेजर्ट होता है वहाँ पर पानी अवेलेबल नहीं होता है, तो वहाँ पर डेजर्ट में लोग आपको रहते हुए यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझना है।
फिर उसके बाद यहां पर क्या बात हो रही है, मिनरल्स के बारे में बात की जा रही है। एरियाज विथ मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड, है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो सारे के सारे एरिया जहां पर मिनरल्स होते हैं, जैसे रॉक्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगी ना, मिनरल्स वहां पर अवेलेबल हैं, तो वो क्या है कि वो ज्यादा आपको अवेलेबल देखने को मिलेंगे। जैसे डायमंड माइंस है साउथ अफ्रीका की, है ना, साउथ अफ्रीका डायमंड्स के लिए बहुत फेमस है। एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडिल ईस्ट लीड टू सेटलिंग ऑफ पीपल इन दीज एरियाज। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब साउथ अफ्रीका में आपको डायमंड वगैरह की माइंस देखने को मिली तो लोगों को लगा कि काम हो जाएगा, है ना, हमको जॉब वगैरह आसानी से मिल जाएंगी। फिर ऑयल वगैरह जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज मतलब ईरान, इराक, ठीक है, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, ये सब जो है मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं। तो यहाँ पर क्या है कि उनको लगा कि भाई यहाँ पर डिस्कवरी हो गई ऑयल की, तो आप देख सकते हैं आज के टाइम पीरियड पर वहाँ पर किंगडम जो है वो चल रहे हैं, है ना, आपको बहुत अलग अलग तरीके की कंट्रीज, रिच कंट्रीज यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो जब मिनरल्स हमको यहाँ पर मिलते हैं तो लोगों को ये श्योरिटी मिलती है कि हमें जॉब्स वगैरह मिलेंगी और हमारी जो लाइफस्टाइल है वो यहाँ पर इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी, है ना। और इसी वजह से जहाँ पर मिनरल्स अवेलेबल होते हैं, आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर क्या होता है कि पॉपुलेशन जो है वो आपको बड़े स्केल पर देखने को मिलती है। इस पॉइंट को आपको समझना है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो मैंने आपको यहाँ पर क्लाइमेट हो गया, टोपोग्राफी हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स, ठीक है, इनके बेसिस पे मैंने आपको ये बता दिया कि ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को यहाँ पर अफेक्ट करते हैं। तो आपको देखो मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट तो एटलीस्ट बताई दिए, है ना, वाटर हो गया, मिनरल, क्लाइमेट, सॉइल, टोपोग्राफी, तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो गया। अब उसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि सामाजिक, सांस्कृतिक और जो यहाँ पर आर्थिक फैक्टर्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना, मतलब सोशल, कल्चरल और जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि भाई कौन से पर्टिकुलर एरिया में जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर कैसे होगा, है ना। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर तो दे आर इंपॉर्टेंट, है ना, बट सोशल, कल्चरल और जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं दे ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात सोशल, एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड। जैसे पुणे में अगर आप देखोगे तो वहां पर क्या है कि घर वगैरह अच्छी सुविधाएं हैं, एजुकेशन की अच्छी सुविधाएं हैं, हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो अच्छी तरीके से अवेलेबल है ना। पुणे कोई खास नहीं है, मतलब केवल पुणे की ही बात की गई है तो बुरा मत मानना, है ना, कि आप बोलने लग गए कि सर हम जो है मुंबई में रहते हैं, मुंबई में भी हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह सब कुछ बढ़िया है ना, या किसी दूसरे शहर के बारे में आप बात कर लो। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज की बात कर रहा हूँ, वो बुक में जो लिखा हुआ है उस तरीके का एग्जाम्पल बता दिया, ठीक है, मैंने कोई गलती नहीं करी है, ठीक है। आप ऐसा मत सोचना कि सर आप पुणे की बात क्यों कर दी, है ना। भोपाल वाले कह रहे हो कि सर भोपाल में नहीं है क्या, भोपाल में भी हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज सब कुछ अच्छा है, ठीक है, आप भोपाल के होकर भी हमारे भोपाल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, वो बुक में लिखा हुआ है पुणे, इसलिए पुणे बताया गया आपको, ठीक है। बाकी लॉजिक आपको समझना है, जहां पर भी वो चीजें अवेलेबल होंगी आप देख सकते हैं वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा अच्छी होती है ना। अभी कोई चीज अवेलेबल ही नहीं होगी, एजुकेशन ही नहीं होगा, घर ही नहीं होंगे, हॉस्पिटल ही नहीं होंगे, तो वहां लोग रहना चाहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं रहना चाहेंगे, सिंपल सी बात है। फिर कल्चरल, प्लेसेस विद रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल, जहां पर क्या होता है कि धर्म से रिलेटेड और संस्कृति, है ना, पुरानी चीजें, हेरिटेज, उससे रिलेटेड जब चीजें होती हैं तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि उनको, मतलब वो चीजें आप ये कह सकते हैं कि अट्रैक्ट करेगी, है ना। जैसे कई लोगों का आपने देखा होगा सपना होता है ना, कि हम क्या करना चाहते हैं भाई, हम जो है वो राजस्थान में एक हवेली खरीदना चाहते हैं, है ना, या हम भोपाल की जो यहाँ पर हवेली है उसको खरीदना चाहते हैं। तो लोगों का एक ड्रीम होता है ना, कि भाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो है वो गुरुग्राम, जिसको गुड़गांव बोलते हैं, वहां पर क्या है कि घर खरीदेंगे, है ना। तो मतलब सबका अपना अपना डिजायर है, सबको अपनी अपनी चीजें देखने को मिलती हैं ऑब्वियसली। तो क्या होता है कि जो रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस वाली चीजें होती हैं वो यहाँ पर क्या करती हैं कि वो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। जैसे बनारस, ठीक है, बनारस में क्या है भाई, काशी विश्वनाथ टेम्पल, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काफी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फिर यहाँ पर क्या है कि जेरूसलम, जेरूसलम का मतलब यहाँ पर क्या है कि जेरूसलम जो है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, जेरूसलम जो है इजराइल पैलेस्टीन वाला जेरूसलम है ना, जो कि किसको, क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है, ज्यूज जो हैं, और आप ये कह सकते हैं कि जो आपको यहाँ पर इस्लाम कम्युनिटी देखने को मिलेगा, उसके लिए जेरूसलम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी कहाँ पर है, वेटिकन सिटी खुद एक कंट्री है ना। फिर आपको इटली वगैरह में देखने को मिलता है, तो वहीं पर ये वेटिकन सिटी है जो क्रिश्चियंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो वहां पर भी आपको पॉपुलेशन वगैरह जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है। तो रिलीजन और कल्चर, ठीक है, जो यहाँ पर क्या है वो आपको मतलब जो है वो देखने को मिल रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये चीजें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, है ना, कि आप आइए और हमारे एरिया में जो है वो यहाँ पर रहिए। फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स में अगर आप देखोगे, इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जहां पर भी इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज का मतलब अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज, है ना, और लोगों को अलग अलग तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है
वो इन एरियाज में अगर आप रहोगे तो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि यार जॉब वगैरह मिल जाएगी तो यहीं पर चलते हैं, यहीं पर रहते हैं, ऑफिस भी जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और अगर कोई दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो उनको भी मिल पाएंगे। जैसे आप जापान को देख सकते हो, जापान में एक शहर है ओसाका, ठीक है, ओसाका के बारे में हमने डिस्कशन किया था ऑलरेडी, है ना, जिसमें मैंने आपको किसके बारे में बताया था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। मुंबई वगैरह में इंडिया में अगर आप देखोगे तो ये डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। यहाँ पर क्या है कि इनको हम इकोनॉमिक हब बोल सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिलती हैं, तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि सही तरीके से रहेंगे। अच्छा, अब कई लोगों का मानना ये होता है कि सर मतलब इंडस्ट्रीज के पास रहेंगे तो यहाँ पर क्या है कि पॉल्यूशन होगा, ये सब प्रॉब्लम्स होगी। वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमको क्या करना है कि हमको ना सब लोगों को ध्यान में रखकर सोचना है ना। हम ये नहीं सोचेंगे कि केवल हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर देख रहे हैं, हमें ये देखना है कि पूरी दुनिया में यहाँ पर क्या है। अभी किसी को यहाँ पर बोलेंगे कि भाई तुमको मुंबई में हमें घर दिलवा देंगे, ठीक है, क्या तुम रहोगे कि नहीं रहोगे, है ना, तो आप मुझे बताइएगा कि क्या आप मुंबई में रहोगे या नहीं रहोगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर है। अब जैसे मुझसे कोई बोल देगा कि सर आप मुंबई में रहोगे कि नहीं रहोगे, है ना, अगर आपको घर देगा, आप भी ये सोच रहे होगे ना कि सर आप अपना तो बताओ, हमसे तो पूछ लेते हो आप हर चीज, आप अपना बताते ही नहीं हो, ठीक है। तो मुंबई पे रहोगे कि नहीं रहोगे, तो अभी मैंने कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया, वो डिपेंड करेगा कि आप मुझे जो है वो मुंबई में घर कहाँ दोगे, है ना। तो इंडस्ट्रियल एरियाज के पास भी अगर आप दोगे तो फिर वहां पे क्या है कि लोगों को ये लगने लग गया कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा, तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो है वो लोग क्या करते हैं कि ज्यादा रहते हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ही अवेलेबल नहीं होगी तो लोग फिर वहां पर क्या करते हैं कि कम लेवल पर जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है भाई। तो ये मैंने आपको अलग अलग तरीके के फैक्टर्स जो है वो यहाँ पर बता दिए, जो यहाँ पर क्या होते हैं कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डायरेक्टली यहाँ पर इंपैक्ट डालते हैं, है ना। ज्योग्राफिकल फैक्टर भी हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पर आपका सोशल, ठीक है, कल्चरल और इकोनॉमिक जो चीजें हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको ना एक चीज यहाँ पर ये बताऊंगा, एक टर्म है ना, इसको देख लीजिए आप, यहीं पर मैंने इसको इंक्लूड किया है, और इसको बोल क्या रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी, है ना। कई बार आपने सुना होगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो गई है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब यहाँ पर इंक्रीज हो गई है तो इसका मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर एरिया में जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो अच्छी हुई हैं। जैसे इट इज द नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव, मतलब कि आप ये कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि भाई वहां पर क्या होना चाहिए कि हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह जो हैं वो यहाँ पर अच्छी तरीके से अवेलेबल होनी चाहिए, है ना, एजुकेशन वगैरह की फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए। तो आज के टाइम पीरियड पर जो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, वो यहाँ पर क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि लोगों का जो यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स है, जब तक उनका जीवन आपको देखने को मिलेगा, वो चीजें यहाँ पर क्या हो गई हैं, इंप्रूव हो गई हैं, है ना। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। तो अगर कभी डेफिनेशन वगैरह आपसे पूछ लेंगे तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सब कुछ क्लियर हो रहा है सिंपल तरीके से, बहुत बढ़िया भाई। चलिए अब अगली बात करेंगे, पॉपुलेशन चेंज। अगली हेडिंग अगर आप देखेंगे तो आपकी बुक में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पॉपुलेशन चेंज, जिसके बारे में हमको डिस्कशन करना है। अब यहाँ पर पॉपुलेशन चेंज जो है वो है क्या, मतलब कि सर जनसंख्या में बदलाव, है ना, जनसंख्या में बदलाव क्या होता है, तो रिफर टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम, है ना। जब हम क्या करते हैं कि टाइम पीरियड यहाँ पर डिसाइड कर देते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो लोगों में क्या हुआ है, लोगों की जो यहाँ पर नंबर्स हैं, ठीक है, उसमें यहाँ पर कुछ बदलाव हुआ है ना। आप ये कह सकते हैं रिफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम, मतलब लोगों के जो नंबर्स है उसमें जो चेंज यहाँ पर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन चेंज, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले बुढ़े लोग ज्यादा थे, है ना, फिर अब यहाँ पर क्या है कि थोड़े से यंग जनरेशन आपको देखने को मिल रही है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग यहाँ पर ये हुआ कि उस टाइम पीरियड पर जो है वो यहाँ पर क्या है कि पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर चेंज हुई है ना। तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर जो नंबर यहाँ पर होते हैं उसमें जो बदलाव होता है उसको हम पॉपुलेशन चेंज यहाँ पर कह रहे हैं। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज नॉट बीन स्टेबल, है ना, ऐसा नहीं होता है कि बस केवल स्टेबल ही रहेगा, जैसे पहले पॉपुलेशन थी वैसे यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना। इट हैज इंक्रीज मैनीफोल्ड, मतलब आप ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन जो है पहले यहाँ पर कुछ अलग थी और आज के टाइम पीरियड पर पॉपुलेशन क्या है कि उसमें बहुत सारे जो है वो इंक्रीमेंट आपको देखने को मिले, मतलब पॉपुलेशन जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा कि सर मतलब ऐसा कैसे हो गया, है ना, पॉपुलेशन जो है वो इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, है ना। सो दिस इज एक्चुअली ड्यू टू द चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ रही है या कम हो रही है तो इसका जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो किससे होता है, यहाँ पर जो नए लोगों का जन्म होता है उससे होता है और जो पुराने लोगों की डेथ होती है उससे होता है, ठीक है। तो जो भी नंबर यहाँ पर चेंज होंगे, पॉपुलेशन में जो भी बदलाव आपको देखने को मिलेगा, ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने लोगों का जन्म हो रहा है और कितने लोगों की डेथ हो रही है। अगर ये दोनों चीजें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रन करेंगी तो यहाँ पर क्या है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी में भी कोई दिक्कत आई, ठीक है,
तो यहां पर क्या होगा कि पॉपुलेशन या तो बढ़ सकती है या तो कम हो सकती है ना। अभी मैं आपको फोटोज के माध्यम से बताऊंगा। फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री until the 1800s the world population grew steadily but slowly, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 1800 से अगर आप देखोगे एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री until the 1800 the world population, मतलब 1800 तक का जब टाइम पीरियड हम यहाँ पर देखते हैं या उसके थोड़ा आगे पीछे तक, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर क्या था, वो यहाँ पर स्टेडली मतलब थोड़ी थोड़ी पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर बढ़ रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं बढ़ रही थी, है ना। पॉपुलेशन बढ़ रही थी 1800 तक अगर हम देखेंगे, लेकिन क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ था, पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही थी। कब तक, 1800 के आसपास अगर आप देखोगे तो इस तरीके से ग्रो हो रहा था। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वर बोर्न बट दे डाइड अर्ली टू, है ना। मतलब उस टाइम पीरियड पर क्या हो रहा था कि बच्चों का जो जन्म था वो हो तो रहा था, है ना, बहुत सारे बच्चे जो है उनकी डेथ हो रही थी, मतलब जन्म हो रहा था, बर्थ हो रहा था, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो उनकी जो डेथ है वो भी यहाँ पर ज्यादा हो रही थी, है ना। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर अलग अलग तरीके की जो मेडिकल फैसिलिटीज आज के टाइम पीरियड पर हम देखते हैं वो अवेलेबल नहीं थी, और इसकी वजह से काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पर फेस होती हुई दिखाई दी। जैसे अगर आप अपने पूर्वज जो हैं, जैसे दादाजी वगैरह, इनसे कोई बात करेंगे जो थोड़ा बुजुर्ग व्यक्ति हैं, है ना, तो आप उनसे पूछोगे तो वो लोग एक चीज आपको बताएंगे कि उस टाइम पर क्या होता था कि जो बच्चे हैं ना उनकी डेथ बहुत ज्यादा होती थी। तो अगर आप देखोगे ना तो 1800 के आसपास इसी तरीके की सिचुएशन यहाँ पर थी। दिस वॉज एज देयर वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज एज आई टोल्ड यू राइट नाउ, कि वहां पर कोई हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, और इस वजह से क्या है कि बच्चों को बचा पाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता था। सफिशिएंट फूड वाज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल, है ना। खाने पीने के लिए जो चीजें होती थी, जैसे आज के टाइम पीरियड पर भी काफी सारे लोगों को यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो 1800 में अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर वगैरह भी उतने बड़े स्केल पर नहीं होता था। तो सिंपली बात हम ये कह सकते हैं कि सफिशिएंट फूड यहाँ पर अवेलेबल नहीं था लोगों को खाने के लिए। फार्मर्स वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द पीपल, मतलब उस टाइम पर मशीनरी वगैरह जो है उसका भी इतना ज्यादा प्रयोग नहीं करते थे, और इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि फार्मर्स के द्वारा जो प्रोडक्शन होती थी उससे यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोगों को हम फीड नहीं कर पाते थे, लोगों को खिला नहीं पाते थे, लोगों की जरूरतें पूरी नहीं कर पाते थे। एज अ रिजल्ट द टोटल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन वॉज वेरी लो, और इसी वजह से क्या हुआ कि जो नए बेबीज का यहाँ पर बोर्न हुआ, है ना, लेकिन हम क्या कर पाए कि जो डेथ रेट है उसको कम नहीं कर पाए, और इसी वजह से आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो कैसा था, उसमें जो पॉपुलेशन में जो इंक्रीज आपको देखने को मिला वो कम था। समझ में आ रहा है? मतलब बर्थ तो नए लोगों के हो रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर क्या है कि लोग जो है वो उनकी डेथ भी यहाँ पर बड़े स्केल पर हो रही थी। तो जो नए बर्थ आपको देखने को मिल रहे हैं, जब डेथ यहाँ पर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आए और गए, इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर हो रही, तो पॉपुलेशन में जो ग्रोथ है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। 1804 में देखोगे तो अगर आप देखते हैं तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो करीब 1 बिलियन यहाँ पर थी, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 1 बिलियन का मतलब यहाँ पर क्या होता है 10 टू दी पावर 9, है ना। जैसे अगर आप देखोगे 1 मिलियन, तो 1 मिलियन मतलब होता है 10 टू दी पावर 6, ठीक है। 10 टू दी पावर 6 मतलब क्या करना है आपको जो है वो यहाँ पर 6 जीरो लगाने हैं, ठीक है। तो इसकी जो टोटल वैल्यू यहाँ पर आएगी ये कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 10 लाख, ठीक है। उसी तरीके से जब मैं यहाँ पर 1 बिलियन बोलता हूं तो इसका मतलब है 10 टू दी पावर 9, है ना। 10 टू दी पावर 9 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये 10 लाख मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है ना, कि 1 मिलियन बराबर कितना हो गया 10 लाख, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, ये जो वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं 100 करोड़, ठीक है। 100 करोड़ मतलब हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो यहाँ पर क्या है कि 100 करोड़ जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। 10 लाख और 3 जीरो और लगा दो, ठीक है, 10 लाख। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपका 100 करोड़ यहाँ पर हो जाएगा। तो इतनी वैल्यू जो है वो आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। 1 बिलियन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, 1 बिलियन का मतलब हो गया आपका टोटल यहाँ पर 100 करोड़। तो इतनी जो पॉपुलेशन है वो कब तक पहुंच गई, ये 1804 में पहुंच गई। अभी आपको लग रहा होगा कि मतलब दुनिया की पॉपुलेशन बता रहा हूं मैं 1804 में, अभी आपको लग रहा होगा सर इसमें मतलब इसमें क्या होगा 1 बिलियन, हम लोग तो सर वैसे ही 131 करोड़ हो गए हैं, करीब 121 तो 2011 में ही हो गए थे, है ना। इसमें इतना डरने वाली क्या बात है। लेकिन ये 1804 की बात हो रही है, उस टाइम पर सिचुएशंस जो थी वो उतनी ज्यादा, ठीक है, मतलब नहीं थी, और उस टाइम पर पॉपुलेशन वगैरह में ग्रोथ ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं होती थी। 155 ईयर्स लेटर, है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 155 साल के बाद, 155 साल मतलब अभी मैंने आपको किसके बारे में बताया, 1804 के बारे में बताया, है ना। अब इसमें क्या करो 155 ऐड कर दो तो आप कहां पहुंच गए 1959। द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच 3 बिलियन, ठीक है, मतलब 3 बिलियन यहां पर हो गई पॉपुलेशन, है ना, मतलब ट्रिपल हो गई। 155 ईयर्स में जो टोटल पॉपुलेशन यहां पर थी वो कितनी हो गई, वो 3 बिलियन हो गई। दिस इज ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कई बार आपने सुना होगा ना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में,
तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, विस्फोट नहीं होता है ना। मतलब इसको हिंदी में अगर आप देखोगे तो जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट नहीं है ये। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि पॉपुलेशन में बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ोतरी हुई। तो जब भी आप पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में बात करोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि आप ये देखोगे कि जब पॉपुलेशन रैपिडली यहाँ पर इंक्रीज करती है ना, यू कैन सिंपली राइट आउट अबाउट 1804 पॉपुलेशन डेटा 1 बिलियन एंड 1959 पॉपुलेशन वाज 3 बिलियन, है ना। तो आप इससे यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जो पूरी की पूरी चीजें हैं वो आपको यहाँ पर इंक्रीज होती हुई दिखाई दी। अगर आप 1999 में देखेंगे, है ना, मतलब 1959 से 1999 द पॉपुलेशन डबल टू 6 बिलियन, है ना। और अब यहाँ पर क्या हुआ कि 1999 में अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन 40 साल में जो है वो यहाँ पर क्या हो गई, डबल हो गई, मतलब कि 6 बिलियन आपको देखने को मिल रहा है। द मेन रीजन फॉर दिस, अब यहाँ पर क्या है कि जब आप देखेंगे तो आपसे बोल देंगे कि भाई 1804 से 1999 तक, है ना, पॉपुलेशन जो है वो रैपिडली यहाँ पर बढ़ी। तो इसका रीजन यहाँ पर क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि जो खाने की सप्लाईज थी वो अच्छी हो गई, है ना। फिर उसके बाद मेडिसिन वगैरह जो है, हेल्थ फैसिलिटीज हमने इंप्रूव कर दी, है ना। डेथ रेट जो है वो यहाँ पर रिड्यूस हो गया। जब लोगों को हॉस्पिटल वगैरह आप समय पर प्रोवाइड कर दोगे, जो भी ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड कर दोगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा कि आप ये कह सकते हैं कि डेथ रेट यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। वाइल द नंबर ऑफ बर्थ स्टिल रिमेन फेयरली हाई, नंबर ऑफ बर्थ तो यहाँ पर क्या है कि वो तो हाई था ही, 1804 में भी आपने देखा था बर्थ हो रहा था, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या थी कि लोगों की डेथ हम यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, है ना। और इस टाइम पीरियड तक हमने यहाँ पर क्या कर लिया कि अपने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मेडिकल फील्ड है, उसमें काफ़ी डेवलपमेंट किए, और जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ डेथ हैं इनको हमने कंट्रोल कर लिया। तो अभी जो लोग जा रहे थे उनको हमने रोक लिया कि, है ना, कि नहीं जाना है आपको। तो अब इससे क्या हुआ कि नए लोग भी आ रहे हैं और पुराने लोग भी रुके हुए हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि पॉपुलेशन जो है वो आपको बढ़ती हुई दिखाई दी, और इसी को हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको समझना है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, और थोड़ा लॉजिक भी ये क्लियर करना है कि भाई पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर कैसे बढ़ना जो है वो स्टार्ट हुई। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, जैसे बर्थ के बारे में, डेथ के बारे में, तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, बर्थ्स आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट, है ना। मतलब एक चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बर्थ रेट। जब हम यहाँ पर जन्म दर, है ना, इसको कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम बर्थ रेट बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है दैट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल, है ना। मतलब पर 1000 लोगों में यहाँ पर कितने लोगों का जो है वो यहाँ पर जन्म हुआ है ना। मतलब कि इसको 100,000 जो है उसका बेसिस बनाकर हम ये देखते हैं कि जो बर्थ रेट होता है वो यहाँ पर क्या है कि मतलब आप ये कह सकते हैं दैट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल, है ना। 1000 लोगों में कितने यहाँ पर लोगों का जन्म हुआ है उसको हम यहाँ पर बर्थ रेट बोलते हैं। और डेथ रेट यहाँ पर क्या होता है, यूजिंग द डेथ रेट दैट इज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल, ठीक है। 1000 लोगों में यहाँ पर कितने लोगों की डेथ हुई है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम यहाँ पर डेथ रेट जो है वो यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो बर्थ रेट और डेथ रेट यहाँ पर क्या होता है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है, एक एक नंबर में आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अगली डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो देखो इसमें माइग्रेशंस भी लिखा हुआ है, ठीक है। माइग्रेशन का बेसिक मतलब यहाँ पर ये होता है कि लोगों की मूवमेंट, है ना, इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। तो मतलब कहीं से अगर आप जा रहे हो, कहीं आ रहे हो, तो ये माइग्रेशन होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर क्या है कि बर्थ रेट में पर 1000 लोगों में कितने लाइव लोगों का यहाँ पर बर्थ हुआ है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि कितने नए बच्चों का जन्म हुआ है या कितने लोगों की डेथ हुई है, उसके बेसिस पे हम बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो यहाँ पर डिसाइड करते हैं। और माइग्रेशन में यहाँ पर क्या होता है कि मतलब किसी भी पर्टिकुलर एरिया में या एरिया से, है ना, लोग एक दूसरी जगह पर जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं इससे आपके एरिया में आ गया और आप अपने एरिया से मेरे एरिया में आ गए, ठीक है। तो ये माइग्रेशन होता है। और अब यहाँ पर क्या होता है कि जो बर्थ रेट है और जो डेथ होती है ना, ये क्या होते हैं, नेचुरल कॉज होते हैं पॉपुलेशन चेंज के, है ना। मतलब पॉपुलेशन जो चेंज यहाँ पर होता है वो किसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा, ये बर्थ और डेथ की वजह से। मतलब सिंपल सी बात ये है कि पॉपुलेशन में जो भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, कितने लोगों का जन्म हुआ, कितने लोगों की यहाँ पर डेथ हुई, इस बात के ऊपर ये डिपेंड करता है। और एक यहाँ पर बेसिक डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है जिसको बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। नेचुरल ग्रोथ रेट यहाँ पर क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि 100 लोगों का जन्म हुआ, है ना, लेकिन 80 लोगों की जो है वो डेथ भी हो गई, है ना। ये क्या है, ये आप ये कह सकते हैं कि ये आपका बर्थ है और ये जो चीज़ है ये क्या है, ये आपका डेथ है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि नेट तो 20 हुआ ना। मतलब जो टोटल ग्रोथ हुई है पॉपुलेशन की वो कितनी हुई है, वो 20 हुई है। क्यों? क्योंकि 100 लोगों का बर्थ हुआ था लेकिन 80 लोगों की डेथ भी हो गई है। तो ये जो 20 आपको देखने को मिल रहा है ये क्या होता है, ये होता है नेचुरल ग्रोथ रेट, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पर ये समझाई हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन
और नेचुरल जो भी यहाँ पर ग्रोथ रेट होता है, इनकी बेसिक डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे पॉपुलेशन चेंज होती हुई आपको देखने को मिलेगी। जो भी पॉपुलेशन यहाँ पर इंक्रीज हो रही है वर्ल्ड में इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन द नेचुरल ग्रोथ रेट। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो नेचुरल ग्रोथ रेट है उसमें जो आपको रैपिड इंक्रीज देखने को मिलता है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि पॉपुलेशन दुनिया में बढ़ती है ना। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पर यह है कि पहले जैसे मान लीजिए कि 100 लोग थे, 100 लोगों में से 80 लोगों की डेथ हुई तो 20 पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ी, है ना। लेकिन अब ये 100 हो गया और यहाँ पर 10 हो गए, तो आप ये कह सकते हैं कि 90 हो गया। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि लगातार ये जो नेचुरल ग्रोथ रेट है ये लगातार आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया, और जब ये लगातार यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है, तब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो ओवरऑल यहाँ पर पॉपुलेशन थी वो भी यहाँ पर आपको बढ़ती हुई दिखाई दी। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको यहाँ पर समझना है कि पॉपुलेशन इंक्रीज पूरी दुनिया में क्यों हो रहा है, क्योंकि जो नेचुरल ग्रोथ रेट होता है वो यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस वजह से ये टोटल पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। क्लियर हो गया भाई, बेसिक डेफिनेशन सब कुछ। चलिए, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये बुक में इस तरीके से एक फोटो है आपके सामने, है ना। इसमें पॉपुलेशन चेंज है। जैसे अगर आप देखोगे तो 500 BC में केवल 100 मिलियन लोग थे, है ना। फिर 1900 में 1625 मिलियन लोग हैं, है ना। जैसे मैं जिन लोगों को नहीं दिख रहा है उनके लिए भी लिख भी देता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं, वैसे आपकी बुक में दिया हुआ है। तो 1625 मिलियन लोग आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर अगर आप 1999 में देखोगे तो यहाँ पर कितने हैं, 6000 मिलियन। ठीक है, ये हो गए आपके 6000 मिलियन। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि ये उम्मीद की जा रही है कि 2025 तक जो है वो 8525 मिलियन लोग जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, हो सकता है कि इस एक्सपेक्टेशन से आगे भी निकल जाए हम, या हो सकता है कि कम भी हो जाए। ठीक है, तो वो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये आपको पॉपुलेशन चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर क्या है कि जो ये पॉपुलेशन वगैरह में इंक्रीमेंट वगैरह देखने को मिलता है ना, तो आप देखेंगे कि ये बर्थ रेट है और ये डेथ रेट है ना। अगर यहाँ पर क्या हुआ कि बर्थ रेट ज़्यादा है, ठीक है, बर्थ रेट क्या है, ज़्यादा है, मतलब सिंपल सी बात आप ये समझिए कि ये वाली चीज़ यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा है और डेथ रेट यहाँ पर क्या है, कम है, तो आप ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, जब बर्थ ज़्यादा होंगे और डेथ यहाँ पर कम होगी तो पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज होगी। ये बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कि बर्थ रेट और यहाँ पर क्या है कि डेथ रेट दोनों बराबर हैं, जितने बर्थ हो रहे हैं उतनी डेथ, जितने बर्थ उतनी डेथ, तो इसकी वजह से क्या होगा कि पॉपुलेशन जो है वो स्थिर हो जाएगी, है ना। मतलब स्टडी आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, पॉपुलेशन स्टडी यहाँ पर हो जाएगी। सिंपल सी बात, पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब सेम पॉपुलेशन जो है वो आपको देखने को मिलती है। फिर अगर मान लीजिए कि बर्थ रेट यहाँ पर कम हो गया, है ना, बर्थ रेट कम हो गया और डेथ रेट यहाँ पर बढ़ गया, तो बर्थ कम हो रहा है, डेथ ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर क्या होगी, वो डिक्रीज होगी, है ना, क्योंकि नए लोग आ नहीं रहे और जो पुराने लोग हैं वो जा रहे हैं। तो जब यहाँ पर क्या होगा कि बर्थ रेट यहाँ पर कम हो जाएगा और डेथ रेट ज़्यादा हो जाएगा, तो पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। वो किसी भी देश में पॉपुलेशन कम होती हुई आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। चलिए, अब यहाँ पर क्या होता है कि मैंने माइग्रेशन के बारे में बात की। माइग्रेशन में लोग माइग्रेट हो सकते हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और दूसरी जगह से पहली जगह पर आ भी सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। सो माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस। ठीक है, क्या होता है कि जो भी पॉपुलेशन में आपको परिवर्तन देखने को मिलता है उसमें क्या होता है कि माइग्रेशन जो है, ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट यहाँ पर प्ले करेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक इंडस्ट्रियल एरिया है ना, वहाँ पर पॉपुलेशन पहले कम थी, लेकिन अब लोगों को पता चल गया कि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो लोग आने लग गए वहाँ पर, तो पॉपुलेशन चेंज हो जाएगा ना। तो माइग्रेशन यहाँ पर हो रहा है। पीपल मे वो विद इन अ कंट्री और बिटवीन कंट्रीज, है ना, मतलब अपनी कंट्री में, जैसे गाँव वाले लोग हैं वो शहर में आ गए, है ना, या यूपी के लोग हैं वो यहाँ पर मुंबई में आ गए, दिल्ली में आ गए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो इंडियंस हैं वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में काम करने लग गए, है ना, इराक चले गए, ईरान चले गए, वहाँ पर काम करने लग गए। तो माइग्रेशन जो है वो कंट्री के अंदर भी यहाँ पर होता है, और आप ये कह सकते हैं कि दूसरी कंट्रीज के साथ भी यहाँ पर होता है ना, जिसको हम इंटर स्टेट या फिर आप ये कह सकते हैं कि इंटर कंट्री जो है माइग्रेशन यहाँ पर कहते हैं। अब दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, है ना, एक आपको देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं एमिग्रेंट और एक होता है इमिग्रेंट, है ना। अब इसमें लोगों को बहुत डाउट होते हैं कि सर ये एमिग्रेंट यहाँ पर क्या होता है और इमिग्रेंट क्या होता है। अब एमिग्रेंट क्या होंगे, वो लोग होंगे जो किसी कंट्री को छोड़ेंगे, पीपल हु लीव ए कंट्री। अगर मैं मान लो कि यहाँ से किसी दूसरी कंट्री में जा रहा हूँ, इसका मतलब मैं एमिग्रेंट हूँ। इमिग्रेंट यहाँ पर क्या है, आर दोज हु अराइव इन अ कंट्री, है ना। जैसे मैं अपनी कंट्री से जा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि एमिग्रेंट, है ना। जैसे वो एग्जिट होता है ना,
तो एग्जिट में ई पहले आता है, तो एमिग्रेंट में क्या होगा, ई आएगा पहले, तो उससे आप समझ लो। फिर उसके बाद अगर मैं किसी दूसरी कंट्री में गया तो उनके लिए क्या हूं मैं, उनके लिए इमिग्रेंट हूं। क्यों? क्योंकि उनकी कंट्री में मैं आ रहा हूं। तो एमिग्रेंट क्या होगा कि अगर कोई कंट्री आप छोड़कर जा रहे हो तो उसके लिए आप इमिग्रेंट हो, और किसी कंट्री में अगर आपका अराइवल यहां पर हो रहा है तो उसकी जगह पर उनके लिए क्या हो, आप इमिग्रेंट हो। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और दोनों चीजें माइग्रेशन है, यहां से मैं वहां चला गया, ठीक है। कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर्स बाय इन माइग्रेशन और इमिग्रेशन, ठीक है। तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि आज के टाइम पीरियड पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुई है। क्यों? क्योंकि लोग यहां पर क्या है कि रहते हुए दिखाई दिए। जैसे यूएसए वगैरह के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यूएसए के जो लोग हैं वहां पर अगर आप देखेंगे तो वो किनके द्वारा बसाया गया, अफ्रीकन लोग थे, उनके द्वारा यूएसए जैसी एक कंट्री यहां पर बसाई गई। तो आप ये कह सकते हैं कि काफी अलग अलग देशों से लोग यहां पर गए। जैसे आपको इंडियंस भी देखने को मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में, है ना, जो वहीं के अब सिटीजन बन गए हैं। तो सिंपल सी बात यहां पर यह है कि इनके यहां पर जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं, किसकी वजह से, इमिग्रेशन की वजह से। इमिग्रेशन का मतलब है कि लोग अपनी कंट्री छोड़कर आए, इमिग्रेंट बनकर आए और इनकी कंट्री में यहां पर रहने लग गए, तो इसलिए यहां पर ये इमिग्रेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में और यूएसए में जो पॉपुलेशन वगैरह आपको बढ़ती हुई दिखाई दी, उसके पीछे ये माइग्रेशन, और माइग्रेशन में भी अगर हम देखेंगे तो इमिग्रेशन जो है यहां पर, उसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ी। सूडान के बारे में अगर आप देखोगे, सूडान एक कंट्री है, अफ्रीका में कंट्री है। Sudan is an example of country that has experienced a loss in population number due to out migration और immigration, है ना। तो जब यहां पर क्या होता है कि इन माइग्रेशन होता है तो उसको हम इमिग्रेशन बोलते हैं, जब आउट माइग्रेशन होता है तो उसको एमिग्रेशन कहते हैं, ठीक है। दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया ना। बाकी देखो ये इमिग्रेशन और एमिग्रेशन ये यहां पर लिखे हुए, डिफाइन किए हुए हैं, आप इनको देख लीजिएगा। तो अब यहां पर क्या हुआ कि सूडान एक ऐसी कंट्री है जहां से क्या हुआ कि उसकी पॉपुलेशन को नुकसान हुआ है। कारण क्या है? क्योंकि उसके देश से लोग जो है, उसकी पॉपुलेशन जो है उसको छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में जाने लग गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एमिग्रेशन की वजह से नुकसान हुआ है या आउट माइग्रेशन यहां पर हुआ है। द जनरल ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इज फ्रॉम लेस डेवलप्ड नेशन टू द मोर डेवलप्ड नेशन इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब लोग क्या करते हैं कि जब अपनी वो जगह यहां पर चेंज कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे कि भाई अगर किसी दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो वहां पर उनका जो ग्रूमिंग है ना, या आप ये कह सकते हैं कि उनके लिए जो है वो चीजें बेनिफिशियल होनी चाहिए। सिंपल सी बात यहां पर क्या हुई कि अगर मान लीजिए कि मैं एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा हूं तो दूसरी जगह पर जो अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। अब ये थोड़ा ना मतलब कि मैं यहां पे गरीब था और वहां पर जाकर तो क्या हो गया, एकदम फटे हाल हो गए मेरे, है ना, एकदम ही बुरे हाल, समझ गए आप। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि मूवमेंट कर रहा हूं तो ज्यादातर जो ट्रेंड यहां पर देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा कि लेस डेवलप्ड नेशन से आप मोर डेवलप्ड नेशंस की तरफ यहां पर जा रहे हो, है ना। जैसे इंडिया से भी अगर आप देखोगे तो यहां पर पढ़ाई करी, उसके बाद बाहर की कंट्रीज के लिए काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होगा कि उनको इनकम वगैरह भी ज्यादा अच्छी मिलेगी, इनको अच्छी लाइफस्टाइल मिलेगी, है ना, अकॉर्डिंग टू देम। तो यहां पर क्या होगा, इस वजह से क्या होता है कि लोग अच्छे एम्प्लॉयमेंट वगैरह की सर्च में क्या होते हैं, अपॉर्चुनिटीज की खोज में जो है लीस्ट जो डेवलप्ड नेशन होते हैं उससे वेल डेवलप्ड नेशन की तरफ यहां पर माइग्रेट करते हैं। जो इन माइग्रेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो माइग्रेशन आता है हमारे यहां पर उसको इमिग्रेंट बोलते हैं, जो जाता है उसको हम एमिग्रेंट बोलते हैं। डिफरेंस याद रखना है। विद इन कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे मूव फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। हमारे देश में भी अगर आप देखेंगे, जैसे आपने पेंडेमिक के दौरान यहां पर देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो यहां पर क्या कर रहे हैं कि शहरों से गांव को वापस लौट रहे हैं, है ना। बहुत सारी तकलीफ हुई, आपने देखा कई सारे लोगों ने साइकिल से ही पूरा रास्ता जो है वो खत्म कर दिया, है ना। मतलब मुंबई से निकले थे और बिहार में पहुंच गए भाई साहब साइकिल चलाते चलाते, देखा ना आप सब लोगों ने, उसके बारे में सबको अवेयरनेस है। तो मैं कहना यहां पर ये चाह रहा हूं कि ये लोग हैं कौन, ये लोग वही लोग हैं जो गांव से शहर गए थे काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि गांव में वो फैसिलिटीज है नहीं, एग्रीकल्चर से जो है वो कोई बेनिफिट यहां पर होता नहीं है, तो वो लोग शहर में गए कि भाई शहर में जाके हम क्या करते हैं, काम करते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो रूरल इंडिया को छोड़कर अर्बन इंडिया में जाते हैं ताकि उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। आप में से भी कई सारे लोग ऐसे होंगे जो रूरल एरिया से हैं, है ना, लेकिन आपने ये सोचा होगा कि भाई जब मेरी स्कूल एजुकेशन खत्म हो जाएगी तब मैं शहर में जाऊंगा पढ़ाई करने। या आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो रूरल एरियाज में है लेकिन वो अर्बन एरियाज में यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। कई सारे लोग हेल्थ वगैरह की वजह से, आपने देखा होगा कि हेल्थ वगैरह की वजह से भी लोग यहाँ पर आते हैं, है ना। आप कभी एम्स वगैरह में अगर विजिट करोगे या जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें विजिट करोगे तो आप देखोगे कि भाई बहुत सारे लोग गांव वगैरह वाले एरिया से अपने हॉस्पिटल, अपने ट्रीटमेंट वगैरह के लिए यहाँ पर आते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि लोग यहाँ पर मूव करते हुए आपको दिखाई देंगे। कई लोग शिफ्ट ही हो जाते हैं कि यहाँ पर कोई
व्यवस्था है नहीं, तो अब हम क्या करते हैं कि शहर की तरफ ही यहाँ पर शिफ्ट होंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि पॉपुलेशन जो है वो चेंज होती हुई आपको दिखाई देगी, कहीं पर बढ़ सकती है, कहीं पर कम हो सकती है। कहीं पर अगर एजुकेटेड लोग यहाँ पर मूव करेंगे तो एक जगह पर एजुकेटेड लोग कम हो जाएंगे, एक तरफ बढ़ जाएंगे। तो समझ में आ रहा है ना कि जनसंख्या में क्या है कि परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, पॉपुलेशन जो है वो आपको चेंज होती हुई दिखाई देगी। ये कॉन्सेप्ट में आपको यहाँ पर ये पॉपुलेशन चेंज वाला जो चीजें थी ना, इसमें मैं आपको पढ़ाना चाहता था। बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप बुक में भी देख सकते हैं, सब चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। अब यहाँ पर जो ये पॉपुलेशन चेंज होता है, इनके पैटर्न्स क्या हैं, है ना। मतलब सर ऐसे ही हो जाएगा क्या, मतलब कुछ भी हो जाएगा क्या? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। इनके कुछ पैटर्न्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, और उन पैटर्न्स के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है वो बदलती हुई दिखाई देगी। Although the world's total population is rising rapidly, not all countries are experiencing this growth। मतलब आप ये कह सकते हैं कि दुनिया की पूरी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। अभी ये आपने फोटो में देखा था ना यहाँ पे, ठीक है, नंबर जो है वो बढ़ते ही जा रहा है। तो आपको एक बात ये समझ में आ रहा है कि दुनिया में पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि हर कंट्री में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही होगी, है ना, तभी तो इतना ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि सभी कंट्रीज में क्या है कि इसी ग्रोथ से, है ना, या इसी इतना ही रैपिड जो है वो यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सम कंट्रीज लाइक कीनिया हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। कीनिया कहां पर है? अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा, इसकी राजधानी जो है वो नैरोबी है। तो कीनिया में जो है वो यहाँ पर क्या है कि हाई पॉपुलेशन ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वहां पर क्या है कि हाई बर्थ रेट भी है, हाई डेथ रेट भी है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यहां पर क्या है कि ज्यादा देखने को मिल रहा है ना। बर्थ रेट भी ज्यादा है, डेथ रेट भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। दूसरी बात, नाउ विद इंप्रूविंग हेल्थ केयर डेथ रेट्स हैव फॉलन बट बर्थ रेट स्टिल रिमेनिंग हाई लीडिंग टू द हाई ग्रोथ रेट्स। ठीक है, आप सिंपल सी बात ये समझना है कि पहले क्या होता था कि बर्थ रेट जो है वो हाई था और डेथ रेट भी यहां पर क्या था, हाई था। लेकिन अब क्या है कि मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह अच्छी यहां पर हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जिन लोगों की मृत्यु यहां पर होती थी उसको कंट्रोल कर लिया, है ना। पहले लोगों का जन्म हो रहा है, मतलब इनकमिंग भी यहां पर अच्छी खासी हो रही है और यहां पर आउटगोइंग भी ज्यादा है, तो क्या हो रहा है कि आ रहे हैं जा रहे हैं, तो बराबर नहीं हो रहा है। अभी क्या कर दिया कि इनकमिंग तो हो रही है, लेकिन यहां पर क्या कर दिया, लोगों की डेथ जो है वो हमने रोक दी है। तो अब एक जगह पर इकट्ठा होने लगेंगे ना लोग, और इसी वजह से यहां पर क्या हुआ कि आप देख सकते हैं कि कीनिया में जो टोटल यहां पर ग्रोथ है ना, वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। मतलब हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो कीनिया में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन बर्थ रेट उसी स्पीड से यहां पर इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए आपको हाई ग्रोथ रेट देखने को मिलता है। जैसे अदर कंट्रीज में देखेंगे, यूनाइटेड किंगडम, है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग बिकॉज ऑफ बोथ लो डेथ एंड लो बर्थ रेट, है ना। वहां पर क्या है कि यूनाइटेड किंगडम में अगर आप देखोगे तो वहां पर क्या है कि अगर आप बर्थ रेट देखोगे तो बर्थ रेट भी यहां पर कम है और डेथ रेट भी यहां पर कम है। तो इसकी वजह से भी यहां पर क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन जो है वो यहां पर आपको कम देखने को मिल रही है। नए लोगों का जन्म होगा तभी यहां पर क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी, लेकिन बर्थ रेट कम है और डेथ रेट भी यहां पर कम है। तो आप ये कह सकते हैं कि डेथ रेट तो कम है, कोई दिक्कत नहीं है, जो नाइजीरिया के कीनिया के केस में भी हमने देखा, लेकिन वहां पे बर्थ रेट ज्यादा था, और बर्थ रेट अगर ज्यादा है तब यहां पर पॉपुलेशन बढ़ रही है। लेकिन यहां पर यूनाइटेड किंगडम वाले केस में अगर आप देखोगे तो बर्थ रेट कम है, और इसी वजह से यहां पर क्या है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो यूनाइटेड किंगडम में आपको स्लो देखने को मिलेगी। तो सारा का सारा जो गेम है ना वो किसके ऊपर है, बर्थ रेट और डेथ रेट, इसी के ऊपर पूरा का पूरा काम होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर ये देख सकते हैं कि डिफरिंग रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब ये वर्ल्ड मैप है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये यूरोप, ये अफ्रीका, ये एशिया, ये सब अलग अलग है, ये यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि डिफरिंग रेट्स, ठीक है, मतलब डिफरिंग रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, कौन से एरिया में किस तरीके की पॉपुलेशन है। जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि ये वाले जो कलर है, ठीक है, आप यहां पर मैं मार्क कर रहा हूं, आप इसको देखना, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, कुछ अफ्रीका वाला पार्ट, ये वाला जो एरिया यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये वाला, और फिर ये यहां पर थोड़ा सा रीजन आपको देखने को मिल रहा है, यहां पर थोड़ा सा रीजन देखने को मिल रहा है, ये वाला रीजन आपको देखने को मिल रहा है। ये जो पूरे के पूरे रीजन आपको देखने को मिल रहे हैं ना, आप बुक में भी देख सकते हैं, ये क्या है, यहां पर आपको जो है ये ग्रोथ रेट 3% से ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब पॉपुलेशन एनुअल रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, है ना, मतलब 3% जो है वो यहां पर पॉपुलेशन आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, थोड़ा जो ऑरेंज टाइप का आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, आप कोई सा भी कलर बोल लीजिए, थोड़ा मुझे कलर पहचानने में दिक्कत होती है ना, क्योंकि उसके इतने सारे शेड्स हो गए कि नाम ही नहीं पता चलता है कि किसको क्या बुलाना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर ये चीजें आप देख सकते हैं, ये वाला जो रीजन, तो यहाँ पर क्या है कि इसमें 2 से लेकर 2.9% तक ग्रोथ है ना। मतलब इसका क्या मतलब हुआ भाई कि अगर कहीं की पॉपुलेशन अगर 100 है
तो 3% ग्रोथ मतलब 103, है ना। तो इस तरीके की बात हो रही है। अब वो 100 से 103 आपको लग रहा होगा कि ये तो कम है सर, है ना, लेकिन जब वो पॉपुलेशन 100 करोड़ होगी, उसका 3% निकालोगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो येलो वगैरह में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ये मॉडरेट है, फिर लो है, फिर डिक्रीज हो रहा है। तो काफी सारे अलग अलग तरीके के रीजन्स यहाँ पर दिए गए हैं और कहां पर कितनी पॉपुलेशन है। तो मेनली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि इस पर्टिकुलर रीजन में, है ना, और थोड़ा यहाँ पर ये मिडिल ईस्ट वगैरह वाला जो रीजन है, ये सब जो रीजन है, यहाँ पर क्या है कि पॉपुलेशन आपको बड़े स्केल पर जो है वो इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इंडिया में भी अगर हम देखेंगे तो इंडिया में क्या है कि मॉडरेट है, ठीक है। भारत में अगर हम देखते हैं तो भारत में आपको जो एरिया टोटल देखने को मिलेगा वो मॉडरेट है ना, ना तो यहाँ पर वेरी हाई है ना तो हाई है, हमारे यहाँ पर मॉडरेट है, हम लो भी नहीं है, ठीक है। तो मॉडरेट जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो आपको देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के बारे में, ठीक है। तो पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज में मैंने आपको कुछ चीजें जो है वो यहाँ पर बताई। अब हम बात करेंगे, हमारा जो पॉइंट है वो है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, है ना, मतलब किसी भी देश की जो पॉपुलेशन है उसका एक कॉम्पोजिशन होगा, है ना, मतलब अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पर रहेंगे, अलग अलग एज होगी, आप ये कह सकते हैं कि उनमें भी आपस में वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमको यहाँ पर क्या है कि पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन जो पढ़ना है वो यहाँ पर देखना है। हाउ क्राउडेड अ कंट्रीज हैज लिटिल टू डू विद इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। अब अगर आप देखेंगे तो आप ये सोचोगे कि जहां पर हम लोग ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन एक रिसोर्स है, तो जहां पर जितनी पॉपुलेशन होगी, है ना, वो कंट्री का डेवलपमेंट उतना ज्यादा होगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है ना। हाउ क्राउडेड अ कंट्रीज हैज लिटिल टू डू विद द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब उस कंट्री में आर्थिक विकास कितना होता है ये उसकी पॉपुलेशन से डिपेंड नहीं करेगा। जैसे अगर आप देखेंगे, एक एग्जाम्पल दिया गया है, बांग्लादेश है और जापान है ना। अगर आप देखेंगे तो इन दोनों जगह पर डेंसली पॉपुलेटेड है ना। डेंसली पॉपुलेटेड मतलब इनके पर किलोमीटर स्क्वायर में ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो निवास करती है ना। अभी मैंने पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ाया था ना, तो इनका पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। बट जापान इज फार मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड देन बांग्लादेश, है ना। दोनों यहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो क्या है कि जापान का जो डेवलपमेंट है, जापान बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बांग्लादेश जो है वो डेवलपिंग कंट्री है। तो कहां पर कितनी पॉपुलेशन है इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता है ना, कि भाई पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज अ रिसोर्स वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज, है ना। अब यहां पर क्या होता है कि हर एक इंसान जो है वो रिसोर्स नहीं बन सकता, है ना। अगर उसके पास कुछ चीजों की कमी होगी तो फिर हम उसको यहाँ पर क्या है कि आप रिसोर्स की तरह यूज ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए क्या है कि उनकी क्वालिटीज जो है वो समझना बहुत जरूरी है ना। पीपल वेरी ग्रेटली इन देयर एज सेक्स लिटरेसी लेवल, ठीक है, मतलब नॉट वेरी, वेरी पीपल वेरी ग्रेटली इन देयर एज सेक्स लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो भी आपके देश के यहाँ पर सिटीजन्स है, पॉपुलेशन है, अगर आप उनको देखेंगे तो उनमें आपको अलग अलग तरीके की जो वेरिएशन है ना वो देखने को मिलेंगे, है ना। कहीं पर बुढ़े लोग आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, बुजुर्ग व्यक्ति जो होते हैं, है ना, या आप कहीं से कह सकते हैं कि यंगस्टर्स जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। कहीं मेल ज्यादा है, कहीं फीमेल ज्यादा है, लिटरेसी लेवल कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है, हेल्थ कंडीशंस जो है वो कहीं किसी देश में अच्छी है, किसी देश में कम है, कई लोगों को जॉब मिलती है, कई लोगों को जॉब नहीं मिलती, कई लोगों की इनकम लेवल जो है वो अच्छी है, वो नहीं है ना। तो मतलब लोगों में क्या है कि अलग अलग क्वालिटीज के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। और वो क्वालिटीज यहाँ पर कौन कौन सी हैं वो मैंने आपको ये बता दी है ना, कि उनमें वेरिएशन एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन और उनका जो इनकम लेवल होता है उस पर यहाँ पर वेरी करेगा। और अगर हम इन क्वालिटीज को ध्यान देंगे तभी हम ये कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर कंट्री का जो इंसान है वो एक ह्यूमन रिसोर्स की तरह यहाँ पर काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सो इट इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल। जब तक हम लोगों की इस कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं समझेंगे तब तक हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हम ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि भाई ये कंट्री की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर किस तरीके से होने वाली है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो सही तरीके से, जो अपने लोग हैं उनको सही तरीके से यूटिलाइज कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, ये सब चीजें हमको समझनी पड़ेगी। इसीलिए क्या होता है कि पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन क्या होता है, रिफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, है ना, मतलब जो पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की है, किसी भी एरिया की है, उनका जो पॉपुलेशन है वो है कैसा। ये क्वालिटीज यहां पर हो गई, उनका एज हो गया, लिटरेसी लेवल हो गया, वो कैसे काम करते हैं, हर एक तरीके की जो चीजें हम जिसमें यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ते हैं, रेफर करता है वो चीज क्या होती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन रिफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द जो है वो पॉपुलेशन है, मतलब कि भाई उनका स्ट्रक्चर यहाँ पर कैसा है इस बात के ऊपर निर्भर करेगा। द कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प अस टू नो हाउ मेनी आर मेल्स और फीमेल्स।
जब भी हम यहाँ पर क्या करते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन को कॉम्पोजिशन यहाँ पर पढ़ते हैं तो उससे हमको क्या क्या चीजें पता चलती हैं। क्वेश्चन बनेगा, है ना, कि कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन जो होता है उससे हमें कौन कौन सी चीजें पता चलती हैं। तो हमें ये पता चलता है कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, है ना। फिर उसके बाद उनका एज ग्रुप यहाँ पर क्या है ना, मतलब यंग जनरेशन में कितने हैं, ठीक है। फिर रिटायर्ड कितने हैं, बच्चे कितने हैं, ये सब पता चलेगा। फिर उसके बाद उनकी एजुकेशन यहाँ पर हमको पता चलेगी, है ना, कि भाई किस तरीके की पढ़ाई करी है, स्कूल गोइंग है कि छोड़ दिया, ड्रॉप आउट है, कॉलेज पढ़ा है, पोस्ट ग्रेजुएट करा है, या किस तरीके की चीजें करी है। व्हाट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन दे आर एम्प्लॉयड इन, है ना, किस तरीके का काम कर रहे हैं, है ना, गवर्नमेंट जॉब है ना, या फिर प्राइवेट जॉब है, या खुद का बिजनेस है, कुछ भी हो सकता है। व्हाट देयर इनकम लेवल्स, उनकी जो इनकम लेवल है वो यहाँ पर कैसी है, और उनकी हेल्थ कंडीशंस जो है वो यहाँ पर कैसी हैं। तो जब भी हम पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें एक बात ये ध्यान रखना है कि इन चीजों के बारे में हमको जानकारी मिलती है ना, उनकी हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं, इनकम लेवल कैसी हैं, पढ़ाई कैसे करी है, और इन सब चीजों का बहुत इंपैक्ट होता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर किसी भी देश में मान लीजिए कि खूब पॉपुलेशन है, जैसे बांग्लादेश और जापान में अगर हम देखेंगे तो बांग्लादेश में हो सकता है कि ये सब चीजें उतने अच्छे लेवल पर नहीं हो, लेकिन जापान ने इन सब चीजों के ऊपर काम किया, और इसीलिए क्या हुआ है कि जापान आज एक डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन बांग्लादेश जो है वो यहाँ पर क्या एक डेवलपिंग कंट्री है। दोनों में वेरिएशन आपको देखने को मिलता है ना। तो पॉपुलेशन डेंसिटी समान होने से दोनों कंट्रीज की इकोनॉमिक डेवलपमेंट समान होगी ऐसा जरूरी नहीं है। हमें यह देखना पड़ेगा कि वो जो पॉपुलेशन उस देश में है उसकी क्वालिटी क्या है। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो फिर देश का डेवलपमेंट होगा क्या भाई साहब, बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो इसलिए हमको इन चीजों के ऊपर जो पॉपुलेशन यहां पर कॉम्पोजिशन होता है इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब यहां पर देखेंगे एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडिंग द पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंट्री इज बाय लुकिंग एट द पॉपुलेशन पिरामिड, ऑल्सो कॉल्ड एन एज सेक्स पिरामिड। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पॉपुलेशन पिरामिड जो है वो क्या होता है भाई। पॉपुलेशन पिरामिड का आप हेल्प करोगे, जैसे ये पिरामिड देखने को मिल रहा है ना आपको, तो पॉपुलेशन पिरामिड है। तो अगर आप किसी भी देश का अगर यहां पर पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन को पढ़ना चाह रहे हो तो उसमें सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है, वो पॉपुलेशन पिरामिड होता है। और पॉपुलेशन पिरामिड को हम क्या करते हैं कि एक और नाम से जानते हैं जिसको एज सेक्स पिरामिड भी यहां पर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन पिरामिड इज ऑल्सो नोन एज, तो उसको हम एज सेक्स पिरामिड भी जो है वो भी यहां पर कहते हैं। ठीक है, अब जो पॉपुलेशन पिरामिड इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा भी इसको, लेकिन ये जो पॉपुलेशन पिरामिड आपको देखने को मिल रहा है इससे हमें पता क्या चलता है ना, मतलब सर इतना इंपॉर्टेंट है ये, तो मतलब ये है क्या। देखिए, द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप, जैसे हमने क्या किया 5 to 9 ईयर्स, 10 to 14 ईयर्स, हमने क्या कर दिया इस तरीके से जो है वो डिवाइड कर दिया। जैसे टोटल पॉपुलेशन हमने 0 से 4, 5 से 9, 10 to 14, 15 से 19, 20 से 24, इस तरीके से हमने ये जो एक आपको वाई एक्सिस देखने को मिल रही है यहां पर क्या कर दिया कि हमने पॉपुलेशन को जो है वो यहां पर डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब दूसरी बात अगर आप देखेंगे, द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू द मेल्स एंड फीमेल्स इन ईच ऑफ दीज ग्रुप्स। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये यहां पर क्या है कि ये मेल है ना, क्योंकि ये आपको ब्लू कलर में देखने को मिल रहा है, और यहां पर क्या है कि ये फीमेल है तो ये आपको पिंक कलर में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये क्या है कि ये स्टीरियोटाइप्स है ना, मतलब जीवन भर से चले आ रहे हैं, तो अब बुक में भी और अलग अलग तरीके के जो डायग्राम्स होते हैं ना उसमें यहाँ पर ये कलर जोड़ दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई सा भी कलर बना सकते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा ये मेल है और ये फीमेल है। अब उसके बाद एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जैसे अगर आप देखोगे ना तो ये यहाँ पर ये दो चीजें हैं। पहली बात तो यहाँ पर ये हो गया है ना, और ये पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि 0 से 4 जो एज वाले हैं उसमें देखो ये ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, मतलब इतनी पॉपुलेशन है, और ये पिंक कलर वाले ये फीमेल की पॉपुलेशन है। ठीक है, फिर 5 से 9 इस तरीके से अगर आप देखोगे तो हर एक चीज जो है वो यहाँ पर आपको बताएगी। जैसे आप इस वाले डायग्राम को देखोगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, है ना। यहाँ पर क्या है कि ये परसेंटेज है ना, परसेंटेज मतलब ये 0%, 2 और इस तरीके से परसेंटेज है। तो यहाँ पर क्या है कि 0 बना दिया। अब जैसे 0 से 4 है ना, 0 से 4 ये मेल है ये फीमेल, ये मेल इधर दिख रहा है ये फीमेल। ठीक है, एनसीईआरटी में देखो यहाँ पर क्या है एकदम सही कलर यूज किया गया है, ये मेल ये फीमेल। तो यहां पर क्या है कि अगर आप देखेंगे तो इतने परसेंटेज जो पॉपुलेशन है 8% से ज्यादा, ठीक है, वो यहां पर क्या है कि ये आपको मेल पॉपुलेशन देखने को मिल रही है ना 0 से 4 में, और यहां पर क्या है कि 8% से ज्यादा ही जो है वो फीमेल पॉपुलेशन है। फिर उसके बाद 5 से 9 में अगर आप देखोगे तो यहां पर देखो ये वाला जो ग्रुप है ना, ये मेल पॉपुलेशन है ये फीमेल पॉपुलेशन है। तो ये क्या है कि इससे आपको ये पता चलेगा कि भाई कितने एज ग्रुप के कितनी पॉपुलेशन यहां पर है ना, ये होता है पॉपुलेशन पिरामिड। सिंपल सी बात यहां पर ये है, एज ग्रुप ये एक तरफ हो गया मेल, एक तरफ हो गया फीमेल,
और कितने परसेंटेज लोग यहाँ पर हैं, टोटल पॉपुलेशन यहाँ पर है ना भाई, टोटल पॉपुलेशन का 8%, 6%, 5% जो भी परसेंटेज है वो मेल पता चल जाएगा, फीमेल पता चल जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि इससे हमें ये पता चलता है कि जो पॉपुलेशन पिरामिड यहाँ पर होता है उससे हमें ये पता चलेगा कि एज ग्रुप कौन से वाले हैं और कितनी पॉपुलेशन है, मेल की अलग पता चल जाएगी, फीमेल की अलग पता चल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन द पर्टिकुलर कंट्री, है ना, ये शेप है। अब क्या करेंगे, ये जो पूरा का पूरा शेप होता है वो क्या करता है कि उस कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में बताएगा। कैसे बताएगा ये भी मैं आपको बताता हूं। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स आर शोन ऑन द बॉटम एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो यहां पर ये वाला है ना, जैसे ये वाला एक लाइन आपको दिख रही है ना, ये वाली लाइन देखो, एक लाइन ये दिख रही है, तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या हो रहा है कि इसके नीचे जो है वो यहां पर क्या कर रहे हैं, जैसे पॉइंट आपको यहां पर ये बताया गया कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स आर शोन एट द बॉटम एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ। मतलब यहां पर क्या कर रहा है कि 15 साल के नीचे वाले बच्चे हैं ये, है ना। तो इसका मतलब ये है, ये क्या कर रहा है, ये हमको ये दिखा रहा है कि भाई जो बर्थ का लेवल है वो यहां पर कैसा है, ठीक है, ये बर्थ का लेवल है। द साइज ऑफ द टॉप शो द नंबर ऑफ एज पीपल अबव 65 ईयर एंड रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ डेथ, है ना। जैसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर वाले जो लोग हैं, है ना, ये लोगों का बर्थ यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। मतलब ये वाला जो रीजन यहां पर है ये क्या कर रहा है, ये बर्थ के बारे में बात कर रहा है, और ये वाली जो बात हो रही है ये किसके बारे में बात हो रही है, ये बात हम यहां पर कर रहे हैं डेथ के बारे में, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये वाला जो रीजन यहां पर है, ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है, ऊपर वाले की, ये डेथ के बारे में बात कर रहा है। तो हमको एक बात यहां पर ये समझ में आ रहा है कि ये नीचे बर्थ है और ऊपर की तरफ जो है वो आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये डेथ देखने को मिल रहा है ना। तो अब हमको एक बात यहां पर ये समझना है कि हम इसको ये समझ पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर ग्राफ में बर्थ जो है वो यहां पर ज्यादा हो रहा है और डेथ यहां पर क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। बर्थ क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और डेथ यहां पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ग्राफ में दिख रहा है ना, यहां पर देखो छोटा छोटा यहां पर चीजें जो है वो अवेलेबल हैं, और यहां पर क्या है कि यहां पर आपको ज्यादा ग्राफ जो है वो दिख रहा है। तो इससे हमको एक बात यहां पर ये समझ में आ गई कि यहां पर क्या हो रहा है भाई, कि यहां पर जो बर्थ है वो ज्यादा है और यहां पर जो डेथ है वो यहां पर क्या हो रहा है कि वो आपको कम देखने को मिलता है, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया। तो इसीलिए यहां पर क्या होता है कि इससे हम दो तरीके से, मतलब नीचे की तरफ बिलो 15 ईयर्स और ऊपर की तरफ जो है अबव 65 ईयर, जो नए बच्चे हैं उनका अभी जन्म हुआ है, और जो यहाँ पर 65 ईयर से ज्यादा हो गए उनकी यहाँ पर अब डेथ होने वाली है। तो ये जो पिरामिड होता है ना, ये काफी हेल्प करता है, और अलग अलग तरीके की जो चीजें हैं ना वो हमको यहाँ पर सीखने को मिलती हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ये पॉइंट। तो इसलिए क्या होता है कि ये पॉपुलेशन पिरामिड से हमको ये पता चल रहा है कि बर्थ ज्यादा हो रहा है और डेथ यहाँ पर कम हो रही है। समझ में आया। अब अभी इसको देखना समझ जाओगे ना आप, तब आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो टेल्स हाउ मेनी डिपेंडेंट्स देयर आर इन अ कंट्री। मतलब डिपेंडेंट्स का मतलब ये हुआ कि जो किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो कितने सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं कि कंट्री में कैसे डिपेंड करेंगे। जैसे अगर आप देखोगे, देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ डिपेंडेंट्स, यंग डिपेंडेंट्स जिनकी 15 साल से नीचे उम्र है, और एल्डरली जिनकी 65 ईयर से ज्यादा है ना। आप सिंपल सी बात समझिए। जैसे हमने क्या किया कि ये ग्राफ आपको फिर से दिखाया। अभी क्या है कि 15 साल के नीचे जो लोग हैं, ये लोग, इनकी कमाई तो होगी नहीं ना, है ना, ये लोग तो पढ़ाई करेंगे, तो ये क्या है कि अपने पेरेंट्स के ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंट है। और इसके बाद ये जो 65 ईयर्स के ऊपर लोग हैं, ये भी यहाँ पर क्या है, ये डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि इनकी जॉब वगैरह तो होगी नहीं। अब कई लोग बोलोगे कि पेंशन वगैरह मिल रही होगी, तो वो बहुत लिमिटेड लोगों को मिलती है, ठीक है, सब लोगों को तो मिलती नहीं है। तो आप उनको भी हटा दोगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये लोग डिपेंडेंट लोग हैं। इसके नीचे वाले लोग, 15 साल के नीचे वाले लोग और 65 ईयर्स के ऊपर जो लोग हैं, ये लोग क्या है कि ये डिपेंडेंट है, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। दोज ऑफ द वर्किंग एज आर द इकोनॉमिकली एक्टिव। जो वर्किंग एज वाले हैं वो यहाँ पर क्या है कि वो इकोनॉमिकली एक्टिव हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इनके बीच वाला जो रीजन है ना, मतलब जैसे ये लोग हैं 15 साल से ऊपर, और ये वाला जो पूरा रीजन है ये यहाँ पर क्या है, ये इकोनॉमिकली वर्किंग लोगों का है। मतलब ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये काम कर रहे हैं, है ना। नीचे वाले लोग, ऊपर वाले लोग अलग हैं, और बीच वाले जो लोग हैं ये क्या है, ये इकोनॉमिकली एक्टिव लोग देखने को मिलेंगे। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट बोथ आर हाई इज ब्रॉड एट द बेस एंड रैपिडली नैरोज टुवर्ड्स द टॉप, है ना। आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है किसी भी कंट्री का, जिसमें बर्थ रेट और डेथ रेट यहां पर क्या होगी, बोथ आर हाई इज ब्रॉड एट द बेस एंड रैपिडली नैरोज टुवर्ड्स द टॉप, है ना। मतलब सिंपल सी लॉजिक यहां पर अगर आप देखें तो क्या होता है कि जो पॉपुलेशन पिरामिड है किसी भी कंट्री का, जिसमें क्या होता है कि बर्थ रेट और डेथ रेट, ठीक है, दोनों हाई होती है, वो यहां पर क्या होगा कि ब्रॉड होगा बेस के ऊपर, और धीरे धीरे क्या होगा कि वो आपको नैरो होता हुआ दिखाई देगा। जैसे मैं यहां पर क्या करूंगा कि यहां पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स जो है वो यहां पर दिखाना चाहता हूं।
ठीक है, जैसे आप यहां पर देखिए, ठीक है, इसको देखो आप, है ना, ये यहां पर क्या है, ये आपको देखने को मिल रहा है। तो अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये पॉपुलेशन पिरामिड जो है ये केन्या का है, ठीक है, केन्या वाले की बात कर रहा हूं मैं, आप पॉपुलेशन पिरामिड जो केन्या का है ना, इसको आप देखिए। तो यहां पर क्या है कि बर्थ रेट हाई है ना, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है, जैसे एक सिंपल सी बात यहां पर बताई जा रही है कि ये मैंने आपको बता दिया कि जहां पर क्या होगा कि विच बर्थ एंड डेथ रेट बोथ आर हाई इज ब्रॉड एट द बेस एंड रैपिडली नैरोज टुवर्ड्स द टॉप, है ना, मतलब नीचे की तरफ क्या है कि वो ब्रॉड होगा और ऊपर की तरफ यहां पर क्या है कि वो थोड़ा सा आपको नैरो होता हुआ दिखाई देगा, है ना। इसका क्या मतलब हुआ, दिस इज बिकॉज ऑल्दो मेनी चिल्ड्रेन आर बोर्न अ लार्ज परसेंटेज ऑफ डाई इन देयर, ठीक है, इन्फेंसी, रिलेटिवली फ्यू बिकम एडल्ट्स एंड देयर आर वेरी फ्यू ओल्ड पीपल। तो सिंपल सी बात यहां पर क्या है, जैसे जहां पर क्या होता है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा जो है वो यहां पर क्या होगी, मतलब सिंपल सी बात ये समझिए कि वहां पर क्या हो रहा है कि बर्थ जो है वो ज्यादा हो रहा है ना, और जब बर्थ यहां पर ज्यादा हो रहा है तो नीचे जो बेस होगा वो यहां पर क्या होगा कि वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना। तो ऊपर मतलब नैरो क्यों हो रहा है, फिर नैरो इसलिए हो रहा है कि दिस इज बिकॉज मेनी चिल्ड्रेन, ठीक है, आर बोर्न अ लार्ज परसेंटेज ऑफ देम डाई इन देयर इन्फेंसी, मतलब जब वो छोटे रहते हैं तो उनमें से कई सारे लोगों की जो है वो डेथ यहां पर हो जाती है, और कुछ लोग यहां पर एडल्ट होते हैं, एंड देयर आर वेरी फ्यू ओल्ड पीपल, और बहुत कम यहां पर ओल्ड देखने को मिलेंगे। दिस सिचुएशन इज टाइपिफाइड बाई पिरामिड शोन फॉर केन्या, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि केन्या वाला अगर आप देखोगे तो ये है, यहां पर क्या हो रहा है कि बर्थ रेट ज्यादा है, और फिर उसके बाद यहां पर क्या है कि आपको डेथ रेट जो है वो भी यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। दूसरी बात अगर आप देखेंगे, जैसे यहां पर बोला जा रहा है कि इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट स्पेशली अमंग द वेरी यंग, है ना, आर डिक्रीजिंग, द पिरामिड इज ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप्स बिकॉज मोर इन्फेंट सर्वाइव टू एडल्टहुड। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो सारी की सारी कंट्री जहां पर क्या होता है कि डेथ रेट, मतलब कि जो यंग बच्चे होते हैं ना, यंग बच्चे, तो उनमें यहां पर क्या होता है कि डिक्रीजिंग आपको देखने को मिलेगा। पिरामिड इज ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप बिकॉज मोर इन्फेंट सर्वाइव टू एडल्टहुड, है ना। देखो सिंपल सी बात यहां पर ये समझिए कि जैसे यहां पर क्या होता है कि अगर हम लोग यहां पर देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर सिंपल सी बात आप यहां पर ये देखोगे तो आपको एक बात ये समझ में आएगा कि जैसे ये वाला ग्राफ देखो आप, है ना, जैसे मैं आपको एक बार केन्या का ग्राफ दिखाता हूं, यहां पर क्या हो रहा है कि बर्थ रेट जो है वो ज्यादा है ना। देखो बर्थ रेट यहां पर क्या हो रहा है, जैसे ये बेस अगर आप देखोगे, ठीक है, ये आप यहां पर देखो, जितनी भी चीज मैंने अभी तक बताई ना उसको एक बार भूल जाओ, और एक बार मैं आपको फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं एक नए शब्द में, ठीक है, आप ध्यान से सुनना। बर्थ रेट देखो यहां पर इतना है ना, लेकिन अब यही अगर बच्चों का जन्म यहां पर हो रहा है तो ये तो ऐसे ही बढ़ना चाहिए ना ऊपर, लेकिन ये क्या हो रहा है कि देखो ये कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो, ये कम हो रहा है। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि बच्चों का जब बर्थ हुआ तब ये ज्यादा था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि 5 से 9 में देखोगे तो ये हो गए, है ना, 5 से 9 में जो है वो यहां पर क्या हो रहा है, ये हो गया, फिर उसके बाद फिर और कम हो गए और कम हो गए, और इस वजह से यहां पर क्या हो रहा है कि जो डेथ रेट है वो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि बर्थ रेट ज्यादा है लेकिन डेथ रेट भी ज्यादा है ना। डेथ रेट ऐसा तो है नहीं ना कि भाई वो केवल जो बुजुर्ग व्यक्ति होंगे केवल उन्हीं को हम डेथ रेट कंसीडर करेंगे, डेथ तो कभी भी हो सकती है, यहां पर भी डेथ हो रही है, यहां पर भी डेथ हो रही है, सब जगह पर डेथ हो रही है। तो बर्थ रेट जब भी ज्यादा होता है, डेथ रेट जब भी कम होता है ना, या डेथ रेट भी ज्यादा होता है, तो याद रखिएगा नीचे से ये ब्रॉड होता है और फिर ऊपर ऊपर यहां पर क्या होगा कि ये आपको नैरो होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आ गया। जिस कंट्री में बर्थ रेट ज्यादा, डेथ रेट भी ज्यादा, उनका बेस यहां पर क्या होगा, वो आपको ब्रॉड देखने को मिलेगा, जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे वो नैरो होता जाएगा, है ना। हर एक स्टेज पे यहां पर डेथ होती है। फिर दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या है कि जैसे कुछ और कंडीशन में आपको बताऊंगा, जैसे वेयर डेथ रेट्स स्पेशली अमंग द वेरी यंग आर डिक्रीजिंग, द पिरामिड इज ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप बिकॉज मोर इन्फेंट सर्वाइव टू एडल्टहुड। ठीक है, दिस कैन बी सीन इन द पिरामिड फॉर इंडिया। अब जैसे इंडिया का पिरामिड देखोगे आप, है ना, तो आप इसमें देखो यहां पर क्या हो रहा है कि बर्थ रेट हमारा इतना है ना, लेकिन हमने अगर देखा तो यहां पर कीन्या वाले केस में देखो इतना था, है ना, फिर उसके बाद सेकंड स्टेज पे अगर आप देखोगे तो इतना है, तो कितना वेरिएशन आ गया, है ना। लेकिन इंडिया के केस में देखोगे तो ज्यादा इन्फेंट यहां पर सर्वाइव कर रहे हैं, ज्यादा इन्फेंट यहां पर सर्वाइव कर रहे हैं, दिख रहा है ना आपको, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि यहां पर क्या है कि ये ब्रॉड आपको देखने को मिल रहा है, जब लोगों का बर्थ हुआ छोटी एज वाले ऊपर जाते गए न्यूरो होता गया। इंडिया के केस में यहां पर क्या हो रहा है कि बर्थ हो रहा है, बर्थ होने के बाद अगर आप देखेंगे तो वहां पे सर्वाइव कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे यहां पर नैरो हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो दोनों के बेस में डिफरेंस है। यहां पर क्या है कि बचपन में डेथ जो है वो ज्यादा देखने को मिल रही है, यहां पर बचपन में जो डेथ है वो यहां पर कम देखने को मिल रही है। लॉजिक समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अगर आप ये वाली लाइन देखोगे, ये वाली लाइन है ना, तो ये इतनी बड़ी है,
फिर यही लोग तो बड़े होंगे ना, यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीज क्या है, कम हो गई है। तो इसी वजह से यहां पर क्या हो रहा है कि दोनों के बेस में यहां पर आपको कमी देखने को मिल रही है, मतलब उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब यहां पर क्या होता है, इंडिया के केस में हो गया, सच पॉपुलेशन कंटिन्यू रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल एंड विच मींस अ स्ट्रॉन्ग एंड जो भी एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब यहां पर इस तरीके से जब बच्चों का जन्म हुआ, आप उनको बचाते हुए लेके जा रहे हो, उनकी डेथ यहां पर नहीं हो रही है, तो इनकी एज बढ़ती जाएगी, तो आप ये कह सकते हैं कि आपके यहां पर यंग पॉपुलेशन जो है वो आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। अब जैसे अगर आप जापान में देखोगे, ठीक है, लो बर्थ रेट मेक द पिरामिड नैरो एट द बेस, डिक्रीज डेथ रेट अलाउड नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज। ठीक है, अब यहां पर क्या है, अब जैसे आप जापान का देखो, है ना, जापान में देखोगे तो यहां पर यही वाली चीज इतनी छोटी है, इसका मतलब है कि लो बर्थ रेट है ना। अब लो बर्थ रेट है, लेकिन यहां पर क्या है कि फैसिलिटीज यहां पर अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं ना, लोग यहां पर क्या है कि सर्वाइव कर रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर बोला जा रहा है कि लो बर्थ रेट मेक्स द पिरामिड नैरो एट द बेस, डिक्रीज डेथ रेट, है ना, टेक्नोलॉजी है, तो डेथ रेट यहां पर क्या है कि वो कम है, अलाउ नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज, मतलब इसी वजह से क्या होता है कि लोगों की डेथ नहीं होती। जैसे इंडिया के केस में यहां पर क्या है, यहां पर देखो आप, यहां पर क्या है कि ये जन्म हुआ लेकिन फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, नैरो होता चला गया। इंडिया के केस में देखेंगे तो कीनिया से सिचुएशन जो है वो यहां पर अच्छी है ना, लेकिन यहां पर देखोगे जापान का केस में बर्थ हुआ, अच्छी फैसिलिटीज है, देखो सर्वाइव कर रहे हैं, और इसी तरीके से आप देखोगे तो ओल्ड एज में यहां पर आप लोग पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ रहा भाई? तो पिरामिड जो है ना, उससे हमको समझ में आता है कि कितनी क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से यहां पर ये काम करेगा। स्किल्ड, स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपल इंडोर्ड विद अ पॉजिटिव आउटलुक आर द फर्दर फ्यूचर ऑफ एनी नेशन। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो यंग जनरेशन होती है, जिनमें स्किल्स देखने को मिलेगी, होपफुल यहां पर होंगे, मेहनती होंगे, उससे क्या होता है कि किसी भी देश का भविष्य जो है वो यहां पर निर्धारित होता है। वेन इंडिया आर फॉर्चुनेट टू हैव सच ए रिसोर्स। ठीक है, हमारे यहां पर अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे आपको यंग जनरेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी, मतलब ज्यादातर पॉपुलेशन आपको यंग जनरेशन की हमारे देश में देखने को मिलती है। तो इसी वजह से भारत युवाओं का देश है, और युवा जो है वो भारत की तकदीर यहां पर लिखेंगे। आगे चलकर आपके ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यहां पर आने वाली है। सो दे मस्ट बी एजुकेटेड एंड प्रोवाइडेड स्किल्स, एजुकेशन मिलनी चाहिए, स्किल्स प्रोवाइड करो, एंड अपॉर्चुनिटीज टू बिकम एबल एंड प्रोडक्टिव। ठीक है, तो एजुकेशन और स्किल्स सीखना जो है वो बहुत जरूरी है ना। तो स्किल्स अगर आप सीखते रहोगे, स्किल्स का मतलब ये होता है कि वो चीजें जो आपको यहां पर क्या है कि रिसोर्सफुल बनाए, है ना। जैसे आपको लगता है कि भाई कोडिंग करनी है तो कोडिंग कर लिया आपने, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में फिजिकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए तो आपने फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ चीजें सीख ली, तो स्किल्स की बात यहां पर होती है ना। तो अगर आप उन सब चीजों को सीखोगे तो यहां पर आप प्रोडक्टिव बनते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एक बार जो है ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। यहां पर क्या हो रहा है, पॉपुलेशन का बर्थ रेट ज्यादा है ना, बर्थ रेट ज्यादा है, लेकिन आप देखोगे तो हर जगह पर ये लाइन छोटी होती जा रही है ना, छोटी होती जा रही है। इसका मतलब है कि डेथ रेट भी ज्यादा है, और इसी वजह से क्या हो रहा है कि कम लोग यहां पर बुजुर्ग व्यक्ति बन पा रहे हैं, है ना, कम लोग बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो यहां पर बन पा रहे हैं। इंडिया के केस में बर्थ रेट ठीक है ना, मतलब कीनिया के कंपैरिजन में कम है, लेकिन अगर आप देखोगे तो जितना वेरिएशन वहां पर आ रहा था पिरामिड में उतना नहीं है ना, लेकिन फिर भी यहां पर क्या हो रहा है कि फिर भी जो है वो नैरो होता जा रहा है, लेकिन कीनिया से तुलना जो है वो यहां पर अच्छी है ना। कीनिया से जो है आप ये कह सकते हैं कि चीजें आपको सही देखने को मिल रही है, और आप यहां पर ये कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि आप ये कह सकते हैं कि यहां पर हमारी जो यंग जनरेशन है, पॉपुलेशन है, वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। यहां पर क्या है कि जापान में बर्थ रेट कम है, लेकिन यहां पर ज्यादा लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं। क्यों सर्वाइव कर पा रहे हैं? क्योंकि वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह अच्छी है, इसलिए बुजुर्ग व्यक्ति आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। यहां पर तो ओल्ड एज वाले बहुत कम देखने को मिलेंगे, यहां तो चलो फिर भी ठीक है, और यहां पर क्या है कि बड़े नंबर पर देखने को मिलते हैं। और इसी से क्या होता है कि हम जो पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन होता है, ये जो आपका पॉपुलेशन पिरामिड होता है ना, इससे हम यहां पर सीख पाते हैं। ठीक है, तो ये था आपके कंप्लीट चैप्टर का पूरा डिस्कशन जो मैंने आपके साथ यहां पर किया। तो मुझे लगता है कि आपको पॉपुलेशन और ह्यूमन एक रिसोर्स की तरह यहां पर क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो चीजें आपको यहां पर समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपके मन में लगता है कि कोई डाउट रह गया, कुछ समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन आप सबके लिए ओपन है, आप अपने कमेंट सेक्शन में डाउट्स वगैरह को जो है वो जरूर पूछिए, और आप अपना फीडबैक भी जो है वो जरूर देकर जाना कि आपको पूरा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया वो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और बाकी कुछ स्टूडेंट्स का डाउट ये रहता है कि सर जैसे मान लीजिए कि दूसरे सब्जेक्ट के वीडियोस देखने हैं या ज्योग्राफी के पहले के वीडियोस देखने हैं, तो कैसे देखेंगे? तो एक तो क्या है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चीजें मिल जाएंगी, सबसे पहले तो आप उसको विजिट कर लो, और अगर मान लो कि सिस्टमैटिक तरीके से चाहते हैं
तो magnetbrains.com गूगल पर लिखना magnetbrains.com, तो आपको ये इस तरीके से एक वेबसाइट ओपन देखने को मिलेगी। अब इसमें अलग अलग तरीके की टैब्स हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, है ना, ये सब चीज़ें मिल रही हैं। आपको इंग्लिश मीडियम वाली क्लासेस देखनी है, आप इसको देखिए, कुछ और देखना है उस पर क्लिक कर दो। अब इसमें देखो अलग अलग क्लासेस ओपन हो गई हैं, टर्म टू एग्जाम, ये सब भी चीज़ें आ गई हैं, तो जो भी आपको देखना है। अब जैसे मान लीजिए कि आप वन शॉट रिवीजन देखना चाहते हैं, तो वन शॉट रिवीजन पर क्लिक कर दो, तो हर क्लास का वन शॉट रिवीजन आ गया। आपको 8th क्लास में जाना है, 8th क्लास पर क्लिक कर दीजिए, सारे सब्जेक्ट जो है वो अगली स्लाइड में ओपन हो जाएंगे। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी का ये 6 चैप्टर है, इससे पहले 5 चैप्टर हो चुके हैं। ज्योग्राफी देखना है तो ज्योग्राफी खोल लो, हिस्ट्री देखना है तो हिस्ट्री पे क्लिक करो। हिस्ट्री पर जैसे ही क्लिक करोगे, पहला चैप्टर हिस्ट्री का, ये जो दूसरे चैप्टर होते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर प्ले कर लीजिएगा। तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें आपके लिए अरेंज करी गई हैं। आप एक बार वेबसाइट विजिट करो तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो भी क्लासेस होती हैं वो 100% यहाँ पर फ्री प्रोवाइड की जाती हैं, है ना। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है, टेस्ट सीरीज वगैरह उसके सॉल्यूशन कहीं पर कुछ भी चार्ज नहीं देना है। आप ज़रूर जो भी प्लेलिस्ट हमारी अवेलेबल है उनसे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, दूसरी फैमिलीज़ के साथ अलग अलग ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करो, ताकि सोशल साइंस की भी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन आप यहाँ पर स्टार्ट करके कंप्लीट कर सकें। अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ मिलूंगा, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।